yes. तो इसमें एक एक चीज जो मैंने देखी है अभी कि ये आप जो बोल रहे हो ना, ये कभी कभी होगा कि हम अपने इंटरेस्ट से एक पैसेज को चूज कर लेंगे पहले एंड वी स्टार्ट विद इट, बट देन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट इट डजंट टर्न आउट टू बी द वे वी वांटेड इट टू बी। और उसका एक क्लासिक एग्जांपल इस वाली मॉक में हमको मिल गया, और मैं बात कर रहा हूँ उसमें ब्रिज और चेस चेस वाला। वाला। यस, यस तो सर। ब्रिज और चेस वाला looks seemingly very simple from above, बट आफ्टर मैं भी उस fact उसमें मैंने तो 2 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दिए थे उसमें, क्योंकि आई वाज अंडर, मतलब मैंने उसको पहले ही पकड़ा था। सो एनीवे, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आई टेल यू हाउ आई वेंट अबाउट दिस टेस्ट एंड देन वी विल टॉक मोर ऑन द होल थिंग। तो अब इसमें जैसे सो आई ऑफ कोर्स स्टार्टेड विद वीए, ठीक है, मैंने वीए को तो निपटा दिया। अब वीए को निपटाने के बाद में देन व्हेन आई लुक्ड एट द फर्स्ट वन, ठीक है, तो आई during the Cold War, tensions that defined the world were ideological and geopolitical. Policymakers would combine understanding ascended. डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो अभी आप? नहीं, स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ये मतलब बता रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी, मतलब मैंने जो मेंटल ऑर्डरिंग करी थी वो कैसे करी थी, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने 3-4 सेंटेंसेस देखे। वंस द कोल्ड वॉर एंडेड हाउएवर दिस इज वेस्टर्न फ्री ट्रेड, तो दिस इज ओके, मतलब आई काइंड ऑफ आई एम कंफर्टेबल विद सच। तो ठीक है, इसको रख लिया। अब फिर सेकंड पे चले गए, जोसेफ ओवरटन, पब्लिक पॉलिसी आइडिया ऑफ विंडो सोशली एक्सेप्टेबल ओवरटन विंडो। ये थोड़ा सा देखने से लगता है कि थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए इसको बाद में करेंगे, राइट। मेंटल ऑर्डरिंग में 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये अभी तक सोच लिया गया। फिर आगे चले, उसके बाद में देखा आर चेस एंड ब्रिज स्पोर्ट्स इंटरनेशनल दे आर। अब ये लगा कि यस, सो वी एनीबडी वुड जंप एट इट, राइट। हमें लगेगा यार ये गेम्स और स्पोर्ट्स ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। हाँ सर, लैंग्वेज भी इसकी काफी इजी सी लग रही तब थी। ये शुरू में यहाँ तक Yes, जैसे जितना पढ़ने के बाद में मैं डिसीजन रिलीज लेता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो इसको बल्कि पहले करना चाहिए। तो देन आई सेड 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2। सर प्राइमा फेसी तो इजी है क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में। That's what, right? So there's a sweet spot. So this became the so far. अब इसके बाद में फिर लास्ट वाला देखा, whether you are mining or explore space, some pioneers believe humanity's survival depends on this, we need to be तो ये भी मतलब ऐसा कुछ इसमें मुझे डिफिकल्टी नजर नहीं आई। सर एक और पैसेज भी था ना, वो कौन सा था? एक पैसेज और कौन सा था इसके और फर्स्ट वाले के अलावा? नहीं, वही था ना, ओवरटन विंडो वाला था एक। हाँ। ठीक है, तो 3, 1, 2 जैसे मैंने देखा था। अब मैंने ये देखने के बाद में मुझे लगा ये भी आसान है, ठीक है, तो ये भी आसान है, तो इसको भी बल्कि यहीं से भी चालू करा जा सकता है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर वी हैड डन वन ऑड वन आउट आल्सो, जो लास्ट कैट में आया था, कैट 2021 में, that talked about outer space as commons. Do you recollect? यस सर। है ना, आउटर स्पेस को कॉमन्स, उसमें लॉ नहीं है, तो कौन ओन करेगा, प्राइवेट। तो मुझे लगा ये बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है, राइट। सो दिस लुक्स इजी, तो इसको पकड़ लेते हैं। सो देन आई सेड चलो 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2। सो दिस बिकेम द ऑर्डर। ओके, नाउ अब ये वाला इट टर्न्ड आउट टू बी फाइन। इसमें अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू माय स्ट्रैटेजी व्हेन आई वेंट थ्रू इट एंड आई लुक्ड एट द क्वेश्चंस। तो ऐसे कोई क्वेश्चन भी मुझे ऐसे नहीं दिखे, मतलब पढ़ने में भी बहुत क्विकली हो गया, ये कहीं पे भी नहीं अटके। मतलब द पॉइंट इज, इफ यू रीड अ पैसेज एंड यू आर नॉट गेटिंग स्टक एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ लेट्स से some terms or some jargons or something very specific to any field, कोई philosophical field या कोई arts related field या कोई literature related field, ऐसा कुछ भी नहीं आया इसमें। So you can read it straight away, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद में हम आए इस पे। अब इसमें देखो यहाँ तक पढ़ने में तो ठीक है, अब यहाँ से जब चली बात, पता नहीं मतलब आई स्टार्टेड, या तो थोड़ा टाइम का भी मुझे लग रहा है, मुझे लगा यार ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा एकदम से, ये क्या बातें होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक बार जल्दी पढ़ लिया एंड देन आई लुक्ड एट द क्वेश्चंस हियर। अब क्वेश्चंस भी मुझे इनफैक्ट थोड़े से मुझे उस टाइम पे लगने लगा कि ये एकदम से ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो देन आई टुक अ डिसीजन कि इसको अभी फिलहाल रख दिया जाए। तो अभी हमें कभी सी वी हैव टू बी ओपन इनफ to, even after spending a few minutes here and getting a little bit of a hang on it, we try to put it on a back burner. So how many minutes can we afford? नहीं, How many minutes can we afford? देखो मैंने जैसे अब आपको मैं अपना बता दूं कि मैंने सपोज करो इसको पढ़ा, मुझे उसको पढ़ने में 3 मिनट
तो I spent 3 minutes here, then I looked at the questions. Yes. And then I was looking at कि अगर मुझे जैसे क्या होता है कई पैसेजेस में कि जैसे पहले 2-3 पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन होगा, एक लास्ट पैराग्राफ, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एज पर द लास्ट पैराग्राफ Yes. या एज पर द specific हो थर्ड जाता है। पैराग्राफ, अगर हम्म। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो फिर मैं उसको वहीं के वहीं कर दूंगा। लेकिन मुझे इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखे, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी जो है थोड़े से इसको दे रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ गुड रीडिंग ऑफ इट, तो इसलिए मैंने इसको वहीं पे उस टाइम पे, so let's say I would have spent 4 minutes here and I said I'll come back to it. ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा कोई गलत नहीं है वो, ठीक है, Okay. क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ ही लिया है ना उसको, तो यू नो एटलीस्ट कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, हमें बात का ये जो पार्ट था, मुझे ये चीज मैंने कहा इसको वापस में आगे करेंगे, ठीक है। देन आई वेंट टू द फर्स्ट वन, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में चले गए, तो फर्स्ट वाला वो टर्न आउट टू बी ऐसा कोई कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ जो भी कहा जा रहा था, ठीक है, विल डिस्कस आएंगे इस पे। एंड देन आई केम टू दिस वन, एंड दिस ऑफ कोर्स वाज अ लिटिल, बट इसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि ये चैलेंजिंग है, लेकिन ये बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, मतलब जब इसको अभी आसान था डिस्कस ये। करेंगे सर आपको मैंने लगता- यही छोड़ा था। नहीं, ये छोड़ा सा कोई बात नहीं, लेकिन मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस इसके ज्यादा आसान है। इफ यू आई विल शो यू कि इसके क्वेश्चंस ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें देखो इससे क्यों आसान है बताता हूँ मैं, क्यों आसान है बताता हूँ। जो जहाँ पे इस तरह की चीजें आ जाए, प्लेंटी ऑफ रूम, बॉर्न दिस वे, मतलब दो कोट आ गए, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देखो ना, प्लेंटी ऑफ रूम कहाँ पे लिखा हुआ है भाई उसमें, तो आप उसमें ढूंढोगे इट अलाउज प्लेंटी ऑफ रूम, ठीक है, कहाँ पे लिखा था, कहीं लिखा था, अभी देखते हैं उसको, ठीक है। अरे बॉर्न दिस वे तो दिख गया Second है, para, एक last line. पैरा में। ठीक है, क्लियरली बॉर्न दिस वे दिख गया, और प्लेंटी ये रहा, प्लेंटी ऑफ स्टार्टिंग में है कहीं पे। ये आ गया, नहीं, और सर एक और भी था, पुलिंग का था, पता नहीं क्या था, वो भी ये कोट प्लम्बिंग, टाइप ही था। फिलोसफिकल प्लम्बिंग, ये आ गया। Philosophical देखो ये plumbing. जब आपको ऐसी चीजें दिख जाए ना, तो आपको समझना चाहिए कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिलोसफिकल प्लम्बिंग, ठीक है, और ये कंसेप्चुअल हाइजीन, तो ये तो स्पेसिफिक चीजें हो गई। ऑथर मेंशन एग्जांपल ऑफ हॉर्स हिस्टोरिकल, ये एक चलो थोड़ा सा जनरल है, तो इसलिए ये पैसेज जो है वो आपको ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, इनफैक्ट Yes. ऐसा लग रहा था शुरू में देखने से कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं निकला ये। तो सर बट इसमें मेनली इसमें ऐसे पैसेज में प्रॉब्लम क्या आती है कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे समझ तो आने लगा, कुछ तो समझ नहीं आ रहा, तो पीछे का रिटेन नहीं रहता। जैसे फिलोसफिकल प्लम्बिंग है, मैं पूरा पैसेज पढ़ भी लूंगा तो मुझे रिटेन नहीं रहेगा माइंड में कि इसका क्या कंटेक्स्ट था, और बाद में जाके भी इतना इजीली वो समझना मुश्किल ही हो जाता है थोड़ा, क्योंकि पूरा पैसेज तो समझ आया नहीं। नहीं Yes, देखो sir, like हर इस- चीज जो इसका सर आइडिया ही समझ नहीं आ रहा था, लाइक इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो आइडिया आने से थोड़ा मतलब सा मैंने तो 2 पैरा पढ़े थे हम्म, और कुछ मजा नहीं आया 2 पैरा पढ़ के, तो फिर मैंने इस पैसेज को छोड़ दिया था। ठीक है, फिलोसफिकल कोई बात प्लम्बिंग वाला मैंने बाद में चेंज कर लिया, कोई बात वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा कोई बात तुक्का सही मार लिया मैंने ऑप्शन पे शॉट डाउन करके। नहीं नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि जैसे सपोज की माय स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स इज लेड बाय कि बिकॉज़ आई अटेम्प्ट ऑल 4, ठीक है, आपको ऑल 4 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली लीव वन, कोई ऐसी बात नहीं है, आप 3 के ऊपर फोकस करो ना, व्हाई मतलब वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ ओवरस्ट्रेच आवरसेल्व्स एंड अटेम्प्ट ऑल द 4। हाँ तो- सर, पर अगर इतना ही है तो फिर मतलब हम भी कर लें तो अच्छा है। हाँ सर मतलब ऐसा देखो, मतलब हाँ। यूजुअली होता है कि जैसे अभी आप जैसे एग्जाम दे रहे हो ना, तो लाइक हाँ, यू आर लिटरली इनटू इट, मतलब यू समटाइम्स ओवरवर्क योर माइंड, और फिर ना मतलब इजी चीजें भी ना यू मतलब यू मिस आउट, या फिर Correct. आप गलत कर देते हो। करेक्ट। तो अब जैसे अब ठीक है, मैंने ये वाले कर लिए, देन आई वेंट बैक टू दिस, ठीक है, तो मैंने जब ये सब कर लिए एंड देन आई वेंट टू दिस चेस थिंग, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली फिर टाइम कम बचा था, ठीक है, और मेरे ख्याल से 3 मिनट फिर बचे थे जब मैं वापस से इसके ऊपर पहुंचा। तो अब मैंने कहा यार इसमें से मुझे सिलेक्टिवली क्वेश्चन करने पड़े, तो मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन तो छोड़ ही दी, आई डिडंट इवन गेट इनटू देम। जैसे ये How you choose the 2 which you attempted? आपने 2 कैसे चूज करे जो आपने अटेम्प्ट करे? मुझे ये समझ में आ गया था कि ये आदमी जो है ऑथर, वो स्पोर्ट्स को एसोसिएट कर रहा है फिजिकल प्रोग्रेस से, स्पोर्ट्स उसके हिसाब से ये लिखा ना, रियल पॉइंट। ये सब देखा है। तो यहाँ मुझे दिक्कत कहाँ से कहाँ हुई, ये सूट्स के और इसके आइडिया में। ये जो ऑथर ने जब अपना पॉइंट जो रखा, ये बहुत क्लियर था कि एज पर हिम रियल पॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स इज एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, प्राइड इन फिजिकल परफॉर्मेंस इज डीप सीटेड फॉर। तो ठीक, तो मतलब बेसिकली ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस चीज के अंदर फिजिकल वो नहीं है वो स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, ठीक है, वो चीज को स्पोर्ट्स में कहना ठीक नहीं। तो वो उसने बहुत क्लियरली इसमें बताया हुआ कि फिजिकल एड्रॉइट्स द स्पोर्ट्स डिमांड्स, तो दिस बेसिकली बिकेम इजी अमंग दीज। ये वाला इसलिए मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लेम बाय विच ऑथर डिसएग्रीज,
तो आपको इसमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस आदमी ने क्या क्लेम किया और ऑथर क्या चीजें एग्री कर रहा है, क्या चीज डिसएग्री कर रहा है, तो आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। टू मच वर्क। ठीक है, टू मच वर्क। देन विच ऑफ फॉलोइंग कैप्चर्स, अब देखो ये सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सूट की बुक और विटगेनस्टाइन की चैलेंज के बीच में क्या है। अब आप देखो कि इसमें उसने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर कि ये इस पैराग्राफ में उसका आंसर मिल जाएगा कि द फिलोसोफर विटगेनस्टाइन वंस क्लेम दैट गेम्स वर अनडिफाइनेबल, defying anybody to produce a set of necessary and sufficient conditions. It is a pity that he did not live to read the Canadian philosopher's book, which responds to the challenge with his neat definition, the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. That means what? कि ये कह रहा है कि games were undefinable or defying anybody to produce a set, और इस आदमी ने प्रोड्यूस कर दिया, वो इस आदमी ने उसकी डेफिनेशन बता दी, तो he is saying it is a pity that he did not live to read. That means author is saying that this fellow should have lived to see this definition, right? तो अब इस चीज का कहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा? The former provides an accurate explanation to the latter. Okay, Suit's book and Wittgenstein's challenge. Wittgenstein's challenge. तो Wittgenstein challenge क्या था कि कोई है माइकल लाल जो इसका एक स्पोर्ट का डेफिनेशन बनाएगा, ठीक है। Once claimed that games were undefinable, defying anybody. Defying anybody means challenging. कि कौन प्रोड्यूस करेगा बताइए, और इसने प्रोड्यूस कर दिया। ऑथर यही कह रहा है ना कि the former provides an accurate explanation to the latter. बस ये unsatisfactory थोड़ी है, और former tries to answer but does not provide, बिल्कुल गलत, rendered, he has rendered a moot point. So these are all easily eliminatable options. So इसमें A हो गया, तो ये दो मैंने कर दिया और उसके बाद में शांति से बैठ गया, because सर डी का मीनिंग क्या है? the latter has rendered a moot point. Moot point क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, ऐसे ही किसी ने उछाल दिया वहां पे, और रेलेवेंस नहीं है जैसे जिस हाँ पॉइंट मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है। You basically see, okay, so you can look at it this way कि somebody moots something, okay, somebody moots something मतलब कि उसके ऊपर कोई अनसर्टेनिटी है और उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन हो सकता है आगे जाके, या कुछ हो सकता है, बट अभी मतलब it is not a clear point. You can say that there is no clarity here, lack of clarity. तो ये तो है ही नहीं, इसका कोई मतलब लिंक ही नहीं है इससे। तो द पॉइंट इज ये दो क्वेश्चन इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। अगर आपको ये बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का इसका जो आइडिया है ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का देख लिया और यहाँ से यहाँ तक का देख लिया और दो आंसर निकाल लिए। So you suggest to attempt BA before RCs? हाँ, अटेम्प्ट भी, ऑफ कोर्स। मतलब देखो, मैं तो आपको ये चीज इस बारे में बहुत बार मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और अपना व्यू दे चुका हूँ। I always feel that it is better to start with VA. So because what I felt was I was so jumbled with the passage that I gave only 7 minutes to VA, तो and बहुत if I गलत करा। could have given 3 more minutes, VA में और भी 2-3 तो और हो सकते थे। अब आओ VA के ऊपर आते हैं, ठीक है। सर मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे, लाइक आई गेस आपसे पहले भी ये बात हुई है कि पैसेज पढ़ने से पहले लाइक यू सेड कि क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब यू कुड गो पैरा बाय पैरा, तो आप मतलब ये चीज सपोर्ट करते हो ना? अगर जैसे लास्ट में टाइम कम बचता है तो लाइक यू रीड अ पैरा और टू एंड देन चेक कि अगर इससे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, लाइक इफ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। हाँ बिल्कुल पैरेलली देख सकते हो। नहीं, इवन देखो, इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस यू कैन इवन लुक एट द क्वेश्चंस। अगर सपोज करो जैसे लास्ट में 2-3 मिनट बचे हैं तो नहीं, जैसे सपोज लेट्स से हाइपोथेटिकली कि आई हैव गॉट 8 minutes लेफ्ट, ओके, and there are 2 RCs here, and I'm not sure, they both look prima facie the same in terms of reading per person. Okay. I'm not able to decide कि मैं कौन सी करूँ, तो इनके क्वेश्चंस देख लेता हूँ। अब आपको अगर उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि थोड़े से ज्यादा आसानी से या थोड़े से ज्यादा ऐसे हैं, अगर केवल टोन का क्वेश्चन मिल गया, मेन आइडिया क्वेश्चन मिल गया, जैसे सर इस वाली में था कि आप वो उसमें डबल कोट्स में थे कि आप वो डायरेक्ट जाके देख सकते हो। हाँ, तो आप बेसिकली वो वाला पैसेज फिर चुन लो, तो ऐसे में पहले क्वेश्चन देखना हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बट जनरली आप ये एडवाइस नहीं करते क्वेश्चन पहले देखना? जनरली एडवाइस नहीं करता मैं, जब तक ठीक है, अगर देखना भी है तो आप एक बार पढ़ लो और फिर पैरेलली देखते चलो। If the passage is too dense, let's say, then you just read it once. Don't try to waste too much time on trying to understand each and every detail. Go to the questions. जैसे हमने कैट के पैसेजेस किए थे, ठीक है, कैट के जो टफ पैसेज किए थे, विजुअल कल्चर वाला किया था और ये किया था, तो उसमें आपने वहीं की वहीं पूरा सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है उसमें, आप वहीं थोड़ा समझो, then go to the questions and try to extract whatever you can. Yeah, right.
So, Got it. so how many Thank you, minutes sir. you suggest for VA? How many minutes? I Yes, sir. recommend 12 minutes. Okay, so ठीक है, in the somebody starting. can take even 13 if you want, but 12 to 13. बट लेकिन देखो ये है कि फिर आपको जो आप जो भी करोगे ना टाइमिंग के टर्म्स में आपको रिजिड होना पड़ेगा, ठीक है? पीपल you shouldn't let it run. Okay, now let's look at सर the अटेम्प्ट कितना हाँ। करना चाहिए 12 मिनट में? अटेम्प्ट। देखो 6 तो होने ही चाहिए अटेम्प्ट, 6 तो मतलब 2 मिनट 2 मिनट पर क्वेश्चन। इसमें से पैरा जंबल जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पैरा जंबल अगर नहीं हो रहा है ना तो उसको छोड़ दो। देखो 2 मिनट भी पैरा जंबल के लिए ज्यादा है। जो पैरा जंबल होने होंगे वो 1 से सवा मिनट में हो जाएंगे, जो नहीं होने होंगे वो 5 मिनट में भी नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो डोंट सर मतलब जो टाइम बचता है वो उसमें पैरा समरी में लगाओ उसको हाँ पढ़ने में। हाँ, वो जो टाइम बचता है यहाँ पे वो आप पैरा समरी में लगाओ। और वो पैरा जंबल नॉन नेगेटिव भी होता है तो हम ले सकते पैरा हैं। जंबल नॉन नेगेटिव भी होता है तो उसमें थोड़ी रिस्क ली जा सकती है, लेकिन हम्म। रिस्क टाइम के हिसाब से नहीं ली जा सकती। नहीं कि नहीं 5 टाइम मिनट नहीं, भी- मतलब एक्यूरेसी के हाँ, हिसाब नहीं, से नहीं, जो लग रहा है। बिल्कुल नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये टीटा है, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे तो इसमें हम 5 मिनट भी लगा दें लेकिन ठीक करके दम लेंगे। तो आपने अगर 5 मिनट भी लगा दिए और गलत कर दिया तो फिर आपने बहुत गलत काम करा, क्योंकि आपको पैरा जंबल में वो हाँ सर इसकी तो सही होने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी कम होती है, तो सर इसको हाँ तो हाँ ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मेरे ज्यादा हिसाब टाइम से। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ठीक मतलब है। करो आगे बढ़ो, अगर करो लगता है आगे बाद बढ़ो। में टाइम बचता है तो मे बी यू कैन। लेकिन आपके लिए मतलब अच्छी खबर ये है जो मैं बताता हूँ, बार बार रीट्रेट करता हूँ कि कैट वाले इस चीज का ख्याल रख रहे हैं। एटलीस्ट 2021 में उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा था और दो दिए थे जो कि कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो इसमें देखते हैं 17 क्वेश्चन में क्या ये इसमें वाज इट डिफिकल्ट? नो नो सर, सर, नो सर। स्ट्रेट सेकंड एंड 5 में ऐसे कंफ्यूज हो ये गए। तो कहाँ से स्टार्ट हो करेंगे? गया था। इनमें तो वो बोल रहा था मुझे कि दिख गया उसने था। यूटिलाइज कैसे किया, बाकी सब में अलग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखो गोल्ड कलर क्लब ये दिया है, यहाँ से स्टार्ट कर फाइव देंगे। किया इसका। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर was a piece of polished diplomacy but it is unlikely to revive its posh Japanese हाँ राइट। homa। तो सर 4 भी 4 आ सकता है इस पर। नहीं, ये 4 तो एंड में आ जाएगा। हाँ मतलब ठीक है सर, मतलब 2 Bankrupt। पता लग रहा था। It went bankrupt and then 7 years ago this bought the farm hoping for an upswing। but ये जो है ये clearly दिख रहा है इसमें कि ये odd one out, isn't it? तो ये Yes, sir। किन्होंने गलत कर दिया? ये तो सही हो गया। You mark 4। Yes, मार्क्ड फिफ्थ। I marked fifth। सो मैंने भी 4th मार्क करा था। अच्छा, तो मैंने भी 4th। सर फिफ्थ। ये करा था So आपने। मैंने भी 4। ओके, तो इसको कहाँ फिट करा था अपने सेकंड को? सर आई थॉट कि बैंकरप्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होगा इस सब में। क्या चीज? बैंकरप्ट तो कंपनी होती है, गोल्फ कोर्स थोड़ी बैंकरप्ट होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको एक सेंस जो मिल रहा है वो ये है कि ये जो 4700 का जो गोल्फ क्लब बनाया है डॉलर का, तो ये बहुत महंगी चीज है। और इसका जो मेकर है जो इसको बना रहा है, जो अपने आप को गोल्फ की एरिस्टोक्रेसी कहता है, पॉसिबली बिकॉज इट क्राफ्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब्स। तो ये तो लिंक्ड है दोनों, इतना महंगा क्लब और महंगा क्लब, ठीक है। और अनलाइकली टू रिवाइव इट्स पॉश, मतलब कि ये कंपनी की हालत बहुत खराब चल रही है। तो ये इट वेंट बैंकरप्ट रेफर्स टू दिस कंपनी Honma after Japan's bubble era splurge on new golf courses, ठीक है। और 7 years ago businessman in China bought the firm, ये this same firm। अब आप अगर इसमें ये वाला देखोगे तो this will not fit in anywhere, solar planets others into farmland, fine, that's okay, but this passage is focused upon this particular golf club and its manufacturer and how the fortunes of that company went southwards and then it was acquired by a guy from China, that's it, ठीक है। तो इसमें this was a what would you call it, easy, moderate or difficult? सर इजी। So easy. सर इजी। Easy In the sir। whole सर scheme of things, I would सही call हो गया तो इजी है, गलत हो गया it- तो सीधी बात है सर। नहीं, but in the whole scheme of things I would call it easy। तो जल्दी हो गया था बस ये। मतलब इसमें आपको ये हो जाना चाहिए, you should have called it, ठीक है। Let's look at, तो ये
सर ये तो आरसी में था ना, ये पार्ट हमने एक आरसी करी थी ऐसी, मेरे को उससे याद आ रहा है वेल्श वाला। हाँ, Yes, sir. नहीं नहीं Yeah. तो नहीं, ये करा आरसी का हुआ एक्सेप्ट है। नहीं आरसी का एक्सेप्ट नहीं है वो जो सर ये RC सेम क्वेश्चन किया था पैरा समरी में। नहीं 2021 का एक पैसेज है ये स्लॉट, आई फॉरगॉट द स्लॉट, जिसमें ये बताया गया कि लैंग्वेजेस जो है वो गायब होती जा रही है, और उसमें ये भी बताया था कि उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो गवर्नमेंट है वही कई लैंग्वेजेस को सप्रेस कर रही है, उसमें वेल्स का भी एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अब रिवाइव हो गई। हाँ तो हाँ ये उसमें Yes, नहीं sir. है, लेकिन हाँ वहीं कहीं से उसी वैसे ही सर, क्योंकि आपने ऐसा सेम ना आरसी जो ये इतना भेजा हुआ पार्ट है है आपने। वो पूरी ऐसे आपने Telegram पे भेजी हुई भेजा है। था. Yes, yes. हाँ याद है सर, ये लैंग्वेज वाला नहीं सर। इनफैक्ट ये पता नहीं पैरा समरी किया कि नहीं किया, लेकिन ऐसा पैसेज जरूर हमने किया हुआ। हाँ सर, पैसेज Yes, था ना, sir. Yeah. सेम पार्ट था पैसेज का ये, ठीक है तो वेल्श का होगा। जो एग्जांपल दिया था। तो इसका इसमें देखो, इसमें कहाँ ऑप्शन क्या लगा दिया इसमें लोगों ने सी लगा दिया होगा, कईयों ने गलत। यस सर, Yes, सी sir. एंड C डी में लगा था। कंफ्यूजन हो गई थी। B और C C में और C। कंफ्यूजन सर बी लगा दिया था मैंने तो। लगाया था। तो बी तो सही है ना? यस हाँ सर, सही है। हाँ, सही है। इसमें बी और सी में क्या फर्क है? सर इसमें बी में सर लैंग्वेज यंगस्टर्स की एक्ट है। बात हो रही है सर दोनों में वैसे तो। देखो ये कह रहा है कि वेल्स लैंग्वेज जो एक्ट आई, ठीक है, वेल्स लैंग्वेज एक्ट चेंज्ड द सिनेरियो, इसने चेंज किया सिनेरियो। यूथ कल्चर इन वेस्ट हेल्प वेल्स हेल्प रिवाइव, ये थोड़ी बोल रहा है। हाँ, तो language ये act- पॉपुलर हो गई है लैंग्वेज यंगस्टर्स में, ये तो क्लियरली डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट है सी तो, राइट। ये कह रहा है कि वेल्स लैंग्वेज एक्ट जो आई उसने इस लैंग्वेज को वापस यंगस्टर्स में पॉपुलर बना दिया और एवरीडे लैंग्वेज में। आप यहाँ पे पढ़ो, इसमें आपको बहुत क्लियरली मिलेगा। मतलब ये भी मैं इसको तो इजी ही क्वेश्चन कहूंगा। सर और किसी ऑप्शन में वेल्श लैंग्वेज एक्ट की बात भी नहीं हाँ, करी है। एक्ट नहीं है सर, राइट। करेक्ट, वेल्स लैंग्वेज एक्ट की तो बात ही नहीं, जबकि वेल्स लैंग्वेज एक्ट इज एट द कोर ऑफ दिस यस पैसेज। सर। मतलब सर मुझे याद नहीं था पिछली बार का आंसर क्या करा था मैंने, तो फिर एक तो यूथ वाला सर्च करा था ऑप्शंस में और एक ये लैंग्वेज एक्ट सर्च करा था, तो मेरे को ये दोनों इसी में ही मिल गए थे, मैंने फिर बाकी हटा दिए थे। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर में ये बताया हुआ है। एक बार Begin- आप बता सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है? Welsh seem to be in terminal decline, just like Cornish and Gaelic variants, but the Great Welsh language revival arrested this decline. Great Welsh language revival, ऐसा कहीं बोला है क्या? Welsh language act revived it. See, what is the meaning of Great Welsh language revival? ये तो बहुत ही वेग टर्म हो गया। ओके ये कहना चाह रहे हो। दूसरी बात, ये समरी में ये इस तरह की जस्ट लाइक ये नहीं देते हैं एग्जाम्पल्स इस तरह। ओके, इसमें आप खाली ऐसा बोल दो कि वेल्स सीम टू बी इन टर्मिनल डिक्लाइन बिफोर द वेल्श लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1993 चेंज्ड द सिनेरियो एंड नाउ इट इज पॉपुलर अमंग सो एंड सो ब्ला ब्ला, बस वो भी वो सही हो जाएगा वो, राइट। ओके या ठीक है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन इसमें भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। हाँ सर, हो गया सर सही। एक ये एरिस्टोल, ये मैंने बहुत जगह नाम देखा है, कुछ हाँ। क्या रेलेवेंस रहता है इसका? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये कुछ नाम जो है ना, ये आपका आरसी में पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसमें है एरिस्टोटल मैल्थुसियन और नहीं प्लेटो, सोक्रेटिस, ये तीनों बंधु कौन है? सर ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर आज से 2500 साल पहले, ओके, ये सब लोग इन्होंने बहुत अलग अलग टाइप की फिलोसफी करी है। एरिस्टोटल तो साइंटिस्ट भी, यूरेका याद हो तो आपको। तो ऐसे जो ये लोग हैं, देखो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपको जब भी, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन कर रहा था उसमें ये समझा रहा था कि जब आप कोई पैसेज करते हो आरसी का या कोई भी चीज करते हो और उसमें किसी का नाम आता है तो उसको थोड़ा सा गूगल कर लो। ओके, डोंट कीप रनिंग आफ्टर सॉल्विंग आरसीज आफ्टर आरसीज, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर कोई भी आरसी ढंग की है, उसके ऊपर जो कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर फोकस करो। ओके, एंड ट्राई टू ब्रॉडन योर होराइजन्स बाय रीडिंग। उसके अंदर किसी का नाम है, ओके, कोई थ्योरी दी हुई है, कोई बुक का नाम दिया हुआ है, कोई रिसर्च दी हुई है, कोई और दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा गूगल कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहांस हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना चाहिए, अदरवाइज हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड रहेगी। तो कैथारसिस जो है ये परगेशन ऑफ नेगेटिव। कैथारसिस क्या होता है वैसे? सर मतलब नेगेटिव इमोशंस को मतलब
आउट करना, मतलब एक तरह से हाँ। कथार्ट बोलते हैं हाँ। प्रोसेस, मतलब कथार्ट। बेसिकली जैसे आप आदमी को बहुत दुख है और वो बहुत रो लिया, तो उसको कहते हैं कि एक तरह से कैथारसिस हो गया, मतलब अंदर का जो नेगेटिव इमोशंस थे वो निकल गए वहां। कोई अगर बहुत गुस्से में है, बहुत चिल्ला लिया किसी के ऊपर, बहुत गुस्सा हो गया, तो उसके बाद में फिर गुस्से के बाद में वो शांत हो जाता है, उसके अंदर का गुस्सा निकल जाता है, तो इसी एक तरह से वो कैथारसिस कहलाता है। इट रिजल्ट्स इन रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन। ओके, एंड एरिस्टोटल यूज्ड इट एज अ मेटाफर इन द पोएटिक्स। अभी इसने कुछ लिखा होगा उसमें मेटाफर बना दिया उसने। वी सफर थ्रू अवर्सिव एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पे ऑफ एट द एंड। तो हम ये इन सब के थ्रू क्यों जाते हैं, मतलब ये अवर्सिव एक्सपीरियंसेस मतलब क्या है कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई आदमी चाहता है कि डेलिबरेटली रोए, या कोई आदमी चाहता है कि वो गुस्से में आए? नहीं। लेकिन क्यों करते हैं हम ये लोग? क्योंकि हमें उसके एंड पे एक पॉजिटिव पे ऑफ मिलता है। दैट मीन्स वी गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ द होल थिंग। क्या मिलता है? द रिलीज ऑफ फियर, एंग्जाइटी और सैडनेस, ये चीजें दूर हो जाती है। लेकिन इट इज अ पुअर थ्योरी ऑफ इमोशंस। People either leave horror movies feeling mellow nor walk out of territories feeling giddy. तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने हॉरर मूवी देख ली तो वो एकदम से मेलो डाउन हो गया, मतलब एकदम से डर गया, या ट्रेजेडी हो गई तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अग्रेशन कैथारसिस हाइपोथेसिस भी है, which establishes venting aggression by watching media violence or playing video games can be। अब एक अग्रेशन कैथारसिस हाइपोथेसिस है, वो कहता है कि अगर आप वायलेंट वीडियो गेम खेलते हो या मीडिया वायलेंस देखते हो, आप बहुत ही एक विलेन की धुनाई देख रहे हो किसी पिक्चर में, तो इसके कारण आपका अग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाता है। ये फ्लॉड है, ये कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। Although Aristotle used catharsis with relation to violent media, it did not mean that viewing media violence can purge the viewer of aggressive feeling। तो वायलेंट मीडिया की बात जरूर की थी उसने, प्लेज एंड पोएट्री, लेकिन ये नहीं मतलब था उसका कि मीडिया व्यू करने से वायलेंस आपका नेगेटिव फीलिंग निकल जाएगी। ठीक है। फर्दरमोर ही ऑफर्ड सेवरल डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर फॉर अचीविंग his type of catharsis and modern media violence does not meet this requirement। तो अपनी जो उसने बताई थी थ्योरी, उसमें जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी, मॉडर्न मीडिया वायलेंस मतलब कोई ऐसी वायलेंस वाली पिक्चर देख रहे हो तो, किल बिल देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि उससे पूरी हो जाएगी। empirical support is not only lacking, a large empirical base contradicts the catharsis hypothesis। ह्यूमन न्यूरोसाइंस ऑल्सो, तो मतलब बेसिकली बोल रहा है ये कैथारसिस हाइपोथेसिस जो है कि आप वायलेंट चीजें देखोगे तो आपका अग्रेशन निकल जाएगा, ये चीजें प्रूव नहीं हो पाई। एम्पेरिकल मींस दे कैन नॉट बी प्रूव, दे हैव नॉट बीन प्रूव इन एनी काइंड ऑफ अ रिसर्च और अ स्टडी। तो यहाँ पे दो बातें की कि कैथारसिस होता क्या है और एग्रेशन कैथारसिस हाइपोथेसिस क्या है और वो क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे सर एक बार दोबारा बता दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें। नहीं, इसमें देखो कैथारसिस क्या बताया गया है, नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इसका वेंटिंग आउट either by crying or by becoming angry। नाउ दूसरी बात ये बताइए कि एक अग्रेशन कैथारसिस हाइपोथेसिस होता है, ये कहता है कि अगर आप वायलेंट चीजें देखते हो, वायलेंट मीडिया मतलब कोई मार कुटाई की पिक्चर देख रहे हो, तो आपके अंदर का अग्रेशन निकल जाता है। एरिस्टोटल ने इस चीज को अपने वायलेंट मीडिया अपनी पोएट्री के चक्कर में रेफर किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया वायलेंस आप देख लोगे तो आपका अग्रेसिव फीलिंग निकल जाएगी। ठीक है, और उसने बहुत सारी उसकी रिक्वायरमेंट बताई है जो कि वायलेंट जो मॉडर्न मीडिया है वो नहीं मीट करता दूसरी पार्ट। तो इसमें इन नटशेल ही इज जस्ट टू से कि ये जो मीडिया वायलेंस निकालने वाली बात है ये नहीं होती, इट इज नॉट पॉसिबल। Catharsis is a poor theory of emotions, one that has no scientific support। Aristotle argues in the Poetics that it is not true that emotional experiences have a, तो क्या ये है क्या, कैथारसिस इज अ पुअर थियरी ऑफ इमोशन, वन दैट हैज नो साइंटिफिक सपोर्ट। सर मैंने ए मार्क किया था। आपने ए मार्क किया, ठीक है। कैथारसिस इज अ पुअर थियरी ऑफ इमोशन। सर पुअर डिस्टॉर्शन है, पुअर तो नहीं बोला है सर। लिखा है इसने, यहाँ का यहाँ कॉपी कर दिया इसने, ये कॉपी कर दिया ना इसने। कैथारसिस इज अ पुअर थियरी, वन दैट हैज नो साइंटिफिक सपोर्ट। Aristotle argues in the Poetics that it is not true that emotional experiences have a purging effect। Now पहली बात तो एरिस्टोटल ने जो अपनी पोएटिक्स में क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल ने ये लिखा हुआ है he used it as a metaphor। ठीक है, और दूसरी बात उसका जो मेन काम था वो वायलेंट मीडिया के चक्कर में। ओके, he used कैथारसिस in relation to violent media। यहाँ पे वायलेंट मीडिया का कोई मेंशन किया गया उसने कहीं पे भी? हाँ सर, सॉरी सेकंड वाला थोड़ा ना, इसका सेकंड पार्ट गलत है, सेकंड पार्ट गलत है। सर्टेन कैथार्टिक सर ये मीडिया तो डिटेल्स हो जाएंगे ना, तो समरी में हर चीज तो नहीं आती है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डिटेल की बात नहीं है। मेन उसका क्या है, ये सेकंड पार्ट जो है ये किस चीज के ऊपर फोकस्ड है? व्हाट इज द सेकंड पार्ट फोकस्ड ऑन? टेलिंग यू दैट व्हाई दिस मीडिया टाइप ऑफ वायलेंस जो वॉचिंग वाली थ्योरी है ये सही क्यों नहीं है। और एरिस्टोटल से उसको लिंक इसलिए किया गया है क्योंकि एरिस्टोटल ने वायलेंट मीडिया वाली बात अपनी प्लेज और पोएट्री में बताई है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उसने उसके लिए बताई है वो मीडिया में नहीं होती है पूरी, ये बताने की कोशिश की गई है। तो मीडिया तो सेंट्रल पॉइंट है इसका। ओके, इसलिए मीडिया तो इस चीज का बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है। तो इसलिए मीडिया को तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब रखना पड़ेगा इन द सेंस किसी न किसी फॉर्म में। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम फॉर्म ऑफ सर्टेन कैथार्टिक इवेंट्स initiate a psychological purging process through which fear and anxiety are released and we feel better, calmer, purified afterward. ठीक है, but aggression catharsis hypothesis put by Aristotle is flawed. ऐसा कह सकते हैं क्या कि कैथार्सिस एग्रेशन जो एरिस्टोटल का है वो फ्लॉयड है कि ये मीडिया वाला फ्लॉड है? मीडिया वाला फ्लॉड है ना। तो इसलिए और although Aristotle used catharsis with relation to violence, he did not mean that viewing media can purge the viewer. इसलिए ये डिस्टॉर्शन है यहाँ पे बी में। Catharsis is the purgation of negative emotions, ठीक है, through which anxiety, but neuroscience and empirical data contradict। ये भी बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। Aristotle, who metaphorically employed the term catharsis, was not of the opinion that media violence, which lacks the rudiments, reduces aggressive feeling। तो ये कैप्चर कर रहा है सी अच्छे से सब कुछ जो चीजें हमने Yes, sir. तो सी बिकम द राइट आंसर। ठीक है, इसमें अब इससे ज्यादा नहीं करते। So I just want to ask one thing. In first option ये scientific support वाली चीज भी तो कहीं मेंशन नहीं है ना, so ये रीजन हो सकता है उसे रूल आउट करने का? नहीं देखो, साइंटिफिक सपोर्ट तो कह सकते हैं यहाँ से आप कि लार्ज एम्पिरिकल बेस, ठीक है, द एम्पिरिकल सपोर्ट इज नॉट ओनली लैकिंग, तो इससे आप साइंटिफिक कह सकते हैं। So empirical support मतलब? एम्पिरिकल क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, practical, नहीं, validated by the past data. empirical means yes, shown by some data or experiment, मतलब proved in a sense. proved, yes, All right. And scientific support is by also related to proving things ठीक है, logically. चलो आगे चलो। ये तो सर आप- इसमें इस क्वेश्चन में जो था मुझे पैरा तो इतना समझ नहीं आया था, तो लाइक मैंने ऑप्शन कैंसिल आउट करके इसको किया, तो ये राइट अप्रोच था कि बिल्कुल बहुत राइट गलत था अप्रोच, सर? बहुत राइट अप्रोच। सर ये जैसे क्योंकि इसमें अगर आप बहुत अच्छे से समझ के करने जाओगे तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे। हाँ सर, मैंने जस्ट एक बार पढ़ा तो उसके बाद ऑप्शन से देख रहा था किसमें है किसमें नहीं, तो ए और सी में मतलब डाउट हो रहा था, बट ए में आपका जैसे आप बोलते थे ना कि स्टोरी किसी को बताने वाला हाँ, वो अप्रोच था, हाँ, तो ए हाँ, मुझे उस तरीके से इनकम्प्लीट लगा हाँ। और सी मुझे उसमें फुलफिल करते बिल्कुल, हुए best, इसलिए सी मार्क। absolutely perfect, that's the right way to- जैसे सर ये पैसेज इतना लंबा है और इसमें ऑप्शन भी काफी बड़े बड़े हैं, तो हाँ, मैंने तो छोड़ दिया था। बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा टाइम किया, लग रहा था इसमें। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, कोई गलत नहीं। सर एक बार आप बता देंगे कैसे मतलब अप्रोच करना चाहिए समरी? देखो, समरी का आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोलता हूँ ना, एक ही तरीका है कि आप इमेजिन करो कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है और उसने ये नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ लिया। अब आपको ऑप्शन चूज करके सिर्फ एग्जैक्टली वो सेंस देना है उसको कि उसको बिना पढ़े समझ में आ जाए जो आपको समझ में। बस ये इसका एक एसिड टेस्ट है, यही अपने दिमाग में रखना है कि हम अपने पास में जो बैठा हुआ उसको किस तरीके से इसमें से कौन सा ऑप्शन बताएं जिससे कि उसको वही सेंस मिल जाए जो कि मुझे मिल गया है। बस ठीक है। ओके सर। Alright, let's look at this. This was easy. Okay, I'm not going to discuss Yes, सर ये तो आपने कराया था। ये कराया था। इसमें बाकी सारी चीजें बात कर रहा है कि पोलर बेयर्स एंडेंजर्ड है, ओके, एंड और ये पहला वाला बता रहा है कि ये अपने मोर एंड मोर फैट स्टोर्स कैसे कर लेता है, तो इसलिए वन बिकम्स द इजीली द ऑड वन। पर बाकी भी तो पोलर बियर की बात ही कर रहे हैं। सर ये गलत हुआ था मेरा। क्यों? यही गलत हुआ है। सर मैंने 2 मार्क कर दिया था। था। तो मैंने तो इसमें 4 ही कर दिया। 4 किया था। नहीं, एक मिनट, सर ये तो हम क्लास odd में one हुआ out था। है। सर एक कराया तो था आपने उस दिन अच्छे चलो से मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने बिल्कुल कराया था और एक्सप्लेन भी किया तो था, ऑड लेकिन वन आउट है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो मैं कराता हूँ उसको रिव्यू कर लिया करो। बट एनीवे द पॉइंट इज, देखो यार ये 4 सेंटेंसेस में बात कर रहा है कि ये पोलर बेयर एंडेंजर्ड है, ओके, दे आर रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट, ओके, दे बेयर्स में आप देखो बहुत क्लियरली
Second sentence says they aren't endangered but considered a vulnerable species. Fifth sentence says as this shrinks, the population faces a shrinking habitat. Third says they have large hunting building, the bears may ice disappears, bears may follow. तीन सेंटेंस बहुत क्लियरली आपको बता रहे हैं. अब आपको ये बता रहा है shake off those late winter doldrums and join us in observing International Polar Bear Day. When will somebody observe any days when they want to conserve or protect? Right? तो ये इसी conservation से linked है. अब ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको कि they rely more and more fat stores. How is this linked to all of this thing? In no way this is linked. तो मैंने तो ऐसे किया था correct कि है, sorry. सेकंड में इंडेंजर्ड के बारे में बोला हुआ है, बट इसमें थर्ड 4 फोर्थ 2 5 3 है, सॉरी 4 2 1 3 4 2 5 3. हाँ सर, बट Okay. थर्ड में भी ये चीज बोली हुई है कि द पेयर में सून फॉलो, तो वो वही चीज रिपीट की हुई है. हाँ सो अलग अलग रीजन बताए ना उसके. तीनों चीजें ये बता रही ना कि पोलर बियर बेचारे जो है वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, वल्नरेबल है. तीनों में तो वही बताया है. ये तो बिल्कुल अलग ही चीज बता रहा है कि दे रिलाई मोर एंड मोर ऑन फैट स्टोर्स दे बिल्ड अप. उसका क्या लेना देना है बाकी की चीजों से. ओके सर. सी आपका ऑड वन आउट आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि आप ये देखते हो कि जो बाकी के सेंटेंसेस हैं वो किस थीम के ऊपर. दे शुड पॉइंट टुवर्ड्स वन थीम. And what is the theme here in those 4 sentences? That the number of polar bears is reducing and they may become extinct and something or the other has to be done. इस तरह से बातें हो रही. Right? When do you shake off the late winter doldrums and join us in observing this? Obviously, you want to protect them. ठीक है, तो इसमें एक बिल्कुल ही गलत बिल्कुल ही अलग सेंस दे रहा है. Alright, चलिए ये भी किया हुआ है हमने. ये भी किया हुआ है. हाँ सर, लग तो रहा था किया हुआ है, वैसे किया सही था. हुआ है 4 2 1 3. इसमें लोगों ने गलत हो गया था. 2 4 1 हाँ 2 4 2 1 3 और लोगों ने इसमें 2 तो ये 4 1 गलत हो गया था. आपने ये लगाया हुआ, मुझे पक्का विश्वास है. 2 4 1 3 किया था. है ना. तो 4 2 Yes, 2 sir. 4 1 3 था. तो यही गलती हुई है. समझ नहीं आ रहा था थोड़ी कि गलती की. सर थोड़ा थोड़ा रिकॉल हुआ था ये कि ये जो ब्यूटीफुली कर वाला रखा था. ये एग्जांपल दिया है, इसका 4 का एक्सटेंशन है. एग्जैक्टली. सर मैंने 1 से स्टार्टिंग की थी. 1 से तो कैसे कर सकते हो आप बताओ. यार दिस क्या होता है फिर. 1 से क्यों स्टार्ट करोगे. फॉर डेकेड दिस हैज मेंट. व्हाट इज दिस. आपको जवाब ही 1 2 3 नहीं हो सकता है. 1 किया हाँ जी. था. 4 1 2 3. 4 1 2 3. When great designs are done, compromises are made. For decades, this has meant that products have had to be designed for manufacturer, which means that this. ठीक है, फिर क्या 4 1 के बाद 2 3. नहीं 2 3 कैसे आएगा. यहाँ पे आप 1 और 3 बहुत क्लियरली कंबाइंड है कि for decades this has meant that they have to be designed for manufacturer, blah blah blah. Now a combination of this is available. So 1 और 3 बहुत क्लियरली लिंक्ड है ना. ये प्रॉब्लम है, इतने सालों से रही है और ये इसका सोल्यूशन है. फिनिश. सर ये 4 से कैसे स्टार्ट होएगा. मैंने तो 2 4 करा था 1 3. देखो आप एक बार बताओ कि ये जो सेकंड में जो दिया हुआ है ये इसका एग्जांपल है. ब्रॉड थीम ये है कि ब्रॉड थीम कार्स है. दिस इज टॉकिंग अबाउट इन जनरल. When great designs are turned into products, compromises are made. This is true in general. उसका स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड कॉन्सेप्ट कार्स. ओके, तो इसलिए इसमें 4 is a generic statement and second is an example of it. Therefore it will be 4 2 and not 2 4. सर मैंने 4 2 3 1 किया था. 3 1 तो कर ही नहीं सकते हो आप. कैसे करोगे ये बताओ. अब ये तो सोल्यूशन बता रहे हो आप कि सालों से क्या होता है कि products have had to be designed for manufacture, which essentially means that their components must incorporate features that can be readily shaped by machines in order to glue, screw, or blah blah blah. Now a combination of CAD software and this is changing the game. So this clearly looks like the end result कि आगे के लिए ये आ गया हमारे पास में, ये हमारा रास्ता आसान कर देगा. Why would you even go and end with 1? I don't understand. Very clearly आप पढ़ो ना उसको, थोड़ा देखो. ऐसे इसको कई बार पढ़ना पड़ता है हमको, तब समझ में आता है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है. ये समस्या है और उसका ये इलाज है. तो कौन सा चीज पहले आएगी. इलाज पहले आएगा कि समस्या पहले आएगी. बताइए. पहले समस्या आएगी कि पहले इलाज आएगा. समस्या है यार. प्रॉब्लम तो समस्या किसमें दी हुई है. 1 में दी हुई है कि 3 में दी हुई है. 1 में. 1 में दी हुई है बस. राइट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. हाँ ये वाला भी किया हुआ है हमने.
ये भी किया हुआ था, ये यस याद सर, है? किया था ये सर, किया ये था। नहीं यार। सर याद नहीं है वाला बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने गलत किया है। अरे यार, सर मैं तीसरे या बताता हूँ चौथे आपने, सेशन में किया। मैं बताता हूँ आपने इसमें इसमें क्या डी किया है। हम्म? हाँ सर, क्या कह रहे थे, कौन सा मार्क किया है बताओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि डी इसमें किसी ने मार्क कर दिया, किसी ने, एक मैंने मिनट डी रुको। करा है मैंने। हाँ डी करा होगा, डी इसमें करा होगा। डी इज सी डी इज क्लियर डिस्टॉर्शन, बट an attractive distortion. सर एनी मुझे पॉट। तो ये याद था इसलिए मैंने कर दिया था। सर ये क्वेश्चन जो है सर, ये पिछले एम कैट के रिसाइकल्ड है या फिर मतलब क्या ये कुछ कैट वाले उठा के डाल रहे हैं इसमें नहीं प्रीवियस नहीं के? ये पिछले पुरानी मॉक्स के रिजल्ट, ठीक है, ये कहीं कहीं से पुरानी मॉक्स में से निकाल लाते हैं, ठीक है। अब सर जैसे इसमें तो कितने सारे आ गए पुराने वाले, फिर क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एनीवे चलो वो बाद में करेंगे बाद में। एक ऐसे मैंने डी करा था। हाँ बी सर डी। एक देखो डी करा था। एक हाँ मिनट एक मिनट गलत था। एक मिनट the threats have changed in nature from those that threaten life. This is perfectly fine. To those that threaten the civilization, ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि those that threaten the civilization? लास्ट लाइन में मेंशन है। क्या लिखा है वो? So we no longer live in a world of clear local cause and effect, and the greatest threats to civilization are happening on the time scale of decades or centuries. यहाँ पे इस पैसेज का पूरा और पूरा सेंस सिर्फ ये है कि जो पहले की जो थ्रेट्स होती थी वो हमारी शॉर्ट टर्म पे हम उनको डील करते थे, वो हमारी डे टू डे सर्वाइवल के ऊपर थ्रेट्स, और जो अब थ्रेट्स आ रही हैं दो थ्रेट्स हैव टू बी लुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ टाइम स्केल ऑफ डेकेड्स और सेंचुरी। यहाँ पे टाइम स्केल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके ऊपर अगर एक आपको जो पहले के जमाने में जब आप जंगल में रहते थे तो थ्रेट क्या होती थी कि कब आके आपको शेर निगल जाएगा या कोई वो भूखा भेड़िया आके आपको काट खाएगा या क्या हो, तो आप मोमेंट टू मोमेंट वाली थ्रेट के ऊपर फोकस थे। अब जो थ्रेट्स आ रही हैं आपको वो लॉन्ग टर्म में आ रही है कि आपकी जैसे क्लाइमेटिक थ्रेट भी है, क्या वो शॉर्ट टर्म में कल कुछ होने वाला है क्या, या आज रात को कुछ होने वाला है क्या? अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चिंता हम कर रहे हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो वो थ्रेट्स क्या इमीडिएट या शॉर्ट टर्म थ्रेट्स और दे आर लॉन्ग टर्म थ्रेट्स? बताइए। लॉन्ग टर्म थ्रेट्स है ना। तो यहाँ पे पैसेज का जो सेंस है वो ये बनता है कि थ्रेट्स शॉर्ट टर्म से अब लॉन्ग टर्म में हो गई और हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए। वो आपको ए में दिया हुआ है, वर्ल्ड ऑफ perpetual and impending existential threats has given way to one where threats require us to think long term. ये नहीं बोल रहा है कि greatest threats are those that threaten the civilization, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट हाफ क्या बोलना चाह रहा है? ऑप्शन ए का फर्स्ट हाफ क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है? परपेचुअल मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग नहीं, होने वाला। हाँ मतलब एवरलास्टिंग इम्पेंडिंग नहीं, परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। एंड इम्पेंडिंग मीन्स जो इमीडिएटली होने वाला है। एग्जिस्टेंशियल मीन्स आपकी लाइफ को ही खतरे में डाल दो। तो एक शेर अगर आपको अटैक करने वाला है तो वो खतरा रोज रहता है, आज बच गए तो कल भी होगा, कल बच गए तो परसों भी होगा। परपेचुअल इम्पेंडिंग मतलब वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। और एग्जिस्टेंशियल मतलब आपकी जान भी खतरे में है। उस तरह की थ्रेट होती थी पहले और आप थ्रेट्स हो गई हैं जो हमें लॉन्ग टर्म सोचने के लिए मजबूर कर। तो इसमें ये बताया है, इसमें ये नहीं बताया है कि थ्रेट जो है वो चेंज फ्रॉम दोज दैट थ्रेटन लाइफ। ये ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ओके, द थ्रेट्स हैव चेंज्ड इन नेचर फ्रॉम दोज दैट थ्रेटन लाइफ। ये गलत है, टू दोज दैट थ्रेटन द सिविलाइजेशन। ठीक है चलो मान लिया कि ये भी चलो ठीक है कि फाइन, आई एग्री दैट दिस इज नॉट मे बी अ डिस्टॉर्शन, बट देन दिस इज नॉट द मेन आइडिया। लॉन्ग टर्म की सर इसमें कहीं भी बात नहीं की और पैराग्राफ में लॉन्ग टर्म पे फोकस बहुत बार किया। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म इज द एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। सर ऑप्शन सी कैसे गलत होगा? Humans have adapted to deal with immediate threats. Perfect, ये ठीक है, but haven't learned to deal, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? Suppose मैं ये कहता हूँ कि आपको ये सीखने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या ये कह सकता हूँ कि you haven't learned to deal with it?
you need to learn to deal with XYZ. So can I say this that it means that you haven't learned to deal with XYZ? भाई आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो आपने अभी तक कोशिश ही नहीं करी है, तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि you haven't learned. You get the difference or not? ओके सर, यस सर। देखो इस तरीके की जो चीजें है ना, यही चीजें हमें पकड़नी है। सर, all things considered, अगर जैसे if someone is facing this prima facie, तो मतलब considering the ये excerpt and the options, so मतलब आप इसको क्या difficulty grade दोगे? Difficult है, it is difficult. Okay. It's not easy. सॉरी, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कि ये जो ऑप्शन बी है ये भी इन अ वे टाइम स्केल के बारे में बात कर रहा है, सो मतलब हाउ डू वी एसेंशियली रिजेक्ट इट, बिकॉज बी इज स्लाइटली बेटर देन ए, क्योंकि वो पुराना भी बता रहा है और आगे का भी बता रहा है एंड टाइम स्केल भी हिंट कर रहा है। नहीं, which one you meant? B, Bombay. बी फॉर बॉम्बे, यस सर। While individual preservation was the priority for greater part of human history, we must adapt to threats to whole civilization. Now, इसमें you are right in a sense, but this doesn't indicate the time scale वाली thing. See, a threat to civilization could be immediate also. How do we know? If let's say we talk about a nuclear threat. Right, sir. Right, got it, sir. हाँ, Yes, see, suppose अभी रशिया ने अभी unleash कर दिया एक nuclear weapon. So then that's an immediate threat to civilization. That's not what he's trying to say. Okay, तो इसलिए जो threats हो रही हैं वो time scale of he's talking about those threats that are happening on a time scale of decades or centuries, right? ठीक. Correct, sir. Thank you. Okay, all right. So I hope A is okay. This was difficult, no doubt. चलो, Yes. let's go to the next one. ये क्या था इसमें? Sir, I made 2431. हाँ सर, 2431 कर दिया। Same sir, यस same. सर, सेम सर। तो अब 2413 करोगे कि 2431 करोगे? That's the challenge, ना? 24 तो पकड़ Yes, लेंगे। sir. So tolerance is strange but indispensable civic virtue. It requires people to accept and live calmly with individuals and practices of which they disapprove. Fine, perfect. Now, where do we go? The tolerance themselves are Sir, not to its 2 fixed for number. 1 करेंगे ना, हाँ, नहीं, बिकॉज 4 में पीपल के बारे में बात हो रहे हैं, 1 भी पीपल के बारे में बात चल रही है, 3 में स्पेसिफिक टॉलरेंट पे आ गए। it correct. सर बट थर्ड में भी तो टॉलरेंट की बात हो रही है। देखो वो- एक मिनट, it requires people to accept and live calmly. ये in general people की बात कर रहा है। हाँ सर। उसमें से see इस सेंटेंस का क्या मतलब है? Some take it for spineless laxity in the face of what ought to be fought or forbidden. That means कुछ लोग कहते हैं कि यार आपने अगर टॉलरेंस दिखा दी है तो वो आपके लिए नेगेटिव, मतलब they don't consider it positive. They say that you are spineless. That means since you can't do anything, therefore you are tolerating it. So that's called spineless laxity. Okay, in the face of what ought to be fought or forbidden. That means since you don't have the guts to fight something, you are accepting it and calling yourself tolerant. While others see it as a demeaning fraud that spares prohibition but withholds approval. So he's trying to say कि ये जो लोग जो people to accept and live calmly, इसको लोग किस तरह से व्यू करते हैं वो आपको फर्स्ट में बताएंगे. And then he says the tolerant themselves are not immune to its tricks and subtleties. So ये वो लोग हैं जो इन tolerant people को व्यू कर रहे हैं और ये वो हैं जो tolerant लोग हैं. तो obviously यहाँ पे जब आप बता रहे हो कि it requires people to accept, you are giving first the perspective of the people who are viewing your tolerance as something else, and then you are talking about the tolerant themselves. They are not immune to its tricks and subtleties. It takes time. That means the tolerant themselves. That means first you are talking about people who are commenting on your tolerance, and then you are talking about the tolerant people themselves. It takes little for them to shout intolerantly at each other about how far toleration should go. सर बट मैंने इसमें लॉजिक क्या रखा था, पहले टॉलरेंस की बात करें और टॉलरेंस में जब उस टाइप में लोग क्या करते हैं, देन हम लोग टॉलरेंट लोग भी किस हद तक टॉलरेट करते हैं, उसके बाद उनका क्या रिएक्ट होता है, देन उसे लोग कैसे लेते हैं। नहीं, आप लॉजिक देखो.
टॉलरेंट देमसेल्व्स आर नॉट इम्यून। ये आप कब बोलोगे? जब आप पहले जो लोग उनके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं और फिर आपकी ये खुद भी तो ये करते हैं, लोग उनके बारे में कुछ कहते हैं और ये खुद भी आर नॉट इम्यून टू इट्स ट्रिक्स एंड सबटलिटीज। तो ये थर्ड इज नॉट कनेक्टेड। सी थर्ड फोर्थ के बाद में नहीं आ पाएगा, बिकॉज फोर्थ में तो आपने सिर्फ अभी एक डिफाइन किया है कि हाउ डू यू लेट्स से व्हाट इज टॉलरेंस एंड व्हाट डज इट रिक्वायर। इट रिक्वायर्स पीपल टू एक्सेप्ट एंड लिव कामली। इस चीज को लोग किस तरीके से देखते हैं, एंड जो लोग खुद ये टॉलरेंट हैं वो भी हाउ दे आर नॉट इम्यून टू इट, दैट इज डिफाइंड। तो इस तरह से यहाँ पे पहले उसने वो बताया, एंड देन पीपल का व्यू, एंड देन टॉलरेंट देमसेल्व्स। तो ये टॉलरेंट देमसेल्व्स जिस तरीके से लिखा हुआ ना, तो ये इट हैज टू कम आफ्टर 1, यू कैन नॉट पुट इट आफ्टर 4। ओके सर। ठीक है, चलो ऑलराइट। सर जस्ट वन मोर थिंग सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दो 1-3 का कनेक्शन। 1-3 का ये है कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि आप लेट्स से द गवर्नमेंट इम्पोजेस सम वेरी हार्श टैक्सेस और समथिंग सडनली। Okay. Now, people accept it and live calmly. ये people accept it, ठीक है, क्या कर सकते हैं? डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन क्या करें? कुछ नहीं है, रिजाइंड कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। तो लोग कह रहे हैं कि यार तुम में तो कोई स्पाइन ही नहीं है, तुम में तो कोई गट्स ही नहीं है, तुम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो? तुम इंडिया गेट पे क्यों नहीं जाते हो? जंतर मंतर पे क्यों नहीं जाते हो? तुम तो जो व्हाट ऑट टू बी फॉट और फॉरबिडन, तुम उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, जो टॉलरेंट खुद लोग हैं वो भी इसकी ट्रिक्स और सब्सिडी से इम्यून नहीं है। तो ये बता रहा है कि वो लोग खुद भी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, लेकिन वो खुद भी इट टेक्स लिटिल फॉर देम टू शाउट इनटॉलरेंटली एट ईच अदर अबाउट हाउ फार टॉलरेशन शुड गो। दैट मींस दे मे हैव शोन टॉलरेंस टुवर्ड्स समथिंग बट देन टुवर्ड्स ईच अदर दे आर नॉट शोइंग टॉलरेंस। ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। इसमें से हमको इतना ही समझ में आ गया। देखो, इसमें से हमें पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट आर्टिकल और अ कंप्लीट पैसेज, राइट? ओके सर। ठीक है, चलो। So was there some connect between 3 and 1? Like कोई ऐसा हाँ, connect था? कनेक्ट ये है ना कि ये पहले दूसरे का व्यू बता रहा है, फिर टॉलरेंट देमसेल्व्स आर नॉट इम्यून। ये जो देमसेल्व्स है ना, ये दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस शुड कम आफ्टर दिस, हाँ जी। है ना? ओके 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 ऑलराइट। ये तो बहुत इजी है, isn't it? सर मैंने इसे भी गलत इससे किया easy है, नहीं मैंने है। इसे लिखा था 4231। देखो एक मिनट, इसमें क्या है? इसमें बहुत सिंपल कि फॉर पैलियोन्टोलॉजिस्ट दे आर लाइक बरीड ट्रेजर। 4 से तो स्टार्ट कर देंगे हम। Yes, sir. देन समथिंग इज रीजनेबली कॉमन, देन समथिंग इज रेयरर। अब ये कम होती जा रही है, देखो अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि ये चीज कॉमन है, ये चीज रेयरर है, और ये तो मिलती नहीं है, ये तो जॉय जूल है, ये तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। हो गया खत्म। सर मैंने 4312 किया था। तो गलत किया ना आपने। सेम सर। बिल्कुल। अरे आप एक बात देखो यार, ये तो बहुत क्लियर कनेक्ट है। यहाँ पे ये बोल रहा है समथिंग इज रीजनेबली कॉमन, यहाँ पे बोल रहा है दीज आर रेयरर। रेयरर मींस इससे कम मिलती है, और यहाँ पे बोलता है ये तो मिलती नहीं है, कि ये जो है दिस इज फाइंडिंग जूल्स डिस्कवरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज देमसेल्व्स बिकॉज़ दिस इज लाइक अ फाइंडिंग रॉयल जूल्स। सो रॉयल जूल्स मिलना कितना इससे रेयरर से भी मुश्किल है कि उससे आसान है। सर फर्स्ट एंडिंग सेंटेंस मतलब नहीं लग रहा था। क्यों? जस्ट बिकॉज बट लगा दिया मैं, इसलिए। सर एक्चुअली यही सोचा था क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है ना, तो उसके बाद कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट आएगी उसके लिए। ऐसा नहीं So सोचा that is why I करते। went for 431. ऐसा नहीं सोचा करते। प्लीज डोंट कम विद अ प्री कंसीव माइंडसेट। ओके, सर थोड़ा सा टाइम कम बचा था ना, तो ऐसा I was forced to think. okay, I hope now it is clear. Because it's Sir, very- we haven't started from 3 because first 4 give the essence that what are fossils, is it? yes. For paleontologists, ये क्या होते हैं? ये fossils को ढूंढ के निकालते हैं। Fossils क्या होता है? They are buried remains, right? So they are treasures. Such fossil finds are not of equal value. Fossilized bones जो मिलती हैं ये reasonably common है, ये कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है? Preserved impressions are rarer. ये थोड़ा मुश्किल में मिलते हैं। और ये जो चीजें हैं, ओके, ये पायराइट और ये तो इतनी मुश्किल से मिलती है कि इनको तो ज्वेलरी कहा जाएगा। So clear progression of something that is very commonly found to something that is rarer and something that is extremely rare. Okay, So clear progression. Okay, all right. चलिए, तो मेरे ख्याल से चलो इसमें देखो, मुझे ये ठीक लगा था, मीडियम लगा था, ये वाला भी मीडियम ही लगा था इसमें, और this was of course difficult. This was
अगेन मीडियम आई वुड से। ये इजी था, ठीक है, ये इजी था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दिस वाज इजी एंड दिस वाज आल्सो इजी। तो 3 क्वेश्चन इजी थे इसमें, 3 डिफिकल्ट, 2 मीडियम एज सच। सो व्हाट्स द कमेंट, बताइए तो क्या रहा? सर 4 and 4। 4 and 4, ओके। और 4 करेक्ट, 2 दैट पैसेज ऑन ऑड मैन आउट रॉन्ग हो गए, और 2 छोड़ दिए। 2 छोड़ दिए, ठीक है फाइन। और कितने मिनट लिए? सर मैंने टोटल 11-12 मिनट लिए। 11-12, ठीक है। So 12 minutes में 5 and 3 है। तो मेरा भी 12 minutes में स्टार्टिंग में 5 and 12 3 था। ओके, बहुत गुड। हाँ, मेरा भी स्टार्टिंग में मैंने 12 में ओवर करने मतलब खत्म करने का ट्राई किया टू मूव ऑन टू आरसी, बट फिर लास्ट में जैसे 1-2 मिनट बचा तो मैंने कहा आरसी स्टार्ट करने से बेटर है कि जो छोड़े हुए हैं या फिर जिनमें डाउट है वो रिव्यू कर लेता हूँ ये का। ठीक है, ठीक है। तो 4 to 5, ठीक है, 4 to 5 आपके इसमें है तो So I attempted RC first, but फिर 7 minutes बचे थे when I switched to VA, so 3 were wrong and 5 were right. So I attempted all. you attempted और all, तो 7 मिनट में आपने 5 पकड़ लिए तो बहुत अच्छा किया। Yes sir, क्योंकि सर RC में मैं इतना ज्यादा, that was my stupidity. I could have attended VA first. So I'll make I sure for recommend next that. time. I recommend doing VA first and getting it out of the way and then focusing on RCs. और सर थोड़ा 2-3 मिनट और मिलते तो VA और अच्छा हो सकता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेसन sir. लर्नड, ठीक है। तो सारे भी मतलब सबसे स्टार्टिंग में ही करने हैं। देखो मैं वही करता हूँ, मतलब मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा जो मैं करता हूँ, ठीक है। एंड आई डू ऑलवेज एनी टेस्ट, एनीथिंग आई डू, आई लाइक टू डू VA फर्स्ट। उसके अगेन आई रीइटरेटेड मेनी टाइम्स, मेरे एग्जाम मतलब मेरे रीजन ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप 2-2 करके उनको यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ द वे एंड देन यू कैन फोकस टोटली ऑन आरसीज। अगर पहले आपने आरसी पकड़ ली और गलत फंस गए, मुश्किल में चले गए, तो आपका वो डीरेल हो जाता है सब कुछ। ओके, द होल थिंग गोज फॉर अ स्पिन। गलती से आपकी अगर पहले डिफिकल्ट, दूसरा क्या है कि पहले आरसी को करोगे ना, पहली आरसी में ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज वो ओरिएंटेशन आता नहीं है इतनी जल्दी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है उसमें। सो इट इज बेटर दैट आप ये छोटे छोटे कर लोगे ना, तो आप ऑलरेडी फिर प्राइम्ड अप हो जाओगे आरसी हैंडल करने में। सो दैट्स प्योरली माय थियरी एंड इट वर्क्स फॉर मी। Maybe it doesn't work for others, so I can't say, but at least it works for me. तो मैं तो पर कोई आप भी, हाँ VA में भी क्या पैरा जंबल्स पे पहले आते हो या कैसे करते नहीं, हो? मैं ये तो लाइन से करता चला जाता हूँ जो आता जाता है रास्ते में। लेकिन एक चीज मैंने देखी हुई है कि अगर मुझे पैरा समरी समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार पढ़ के फिर कुछ और करने लग जाता हूँ, एंड देन अगेन आई कम बैक टू द पैरा समरी एंड आई फाइंड दैट इनवेरिएबली वो समझ में आ जाती है। अगर एक ही बार में उसको मैं पूरी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं उसको एक रीडिंग करके एंड देन आई डू वन पैरा जंबल और समथिंग एंड देन आई अगेन कम बैक टू इट एंड आई ऑलवेज फाइंड दैट आई एम एबल टू डू इट इन अ फ्यूअर मिनट्स देन हैड आई जस्ट स्टक एट इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये ट्राई कर सकते हो आप कि पैरा समरी एक बार में हजम नहीं होगी, उसको एक बार 1 मिनट पढ़ लिया, गो डू समथिंग एल्स, कम बैक, you might find that you with a fresh perspective you will be able to understand the world. ऐसा हुआ है मेरे साथ में कई बार, इसलिए मैं ये चीज रेकमेंड करता हूँ और मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, इसको ट्राई करके देखना। इवन मैं ये चीज आपको भी आरसी में भी करना थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। कई बार एक आरसी पढ़ के नहीं समझ में आ रही, ठीक है छोड़ दो उसको, थोड़ा बहुत पढ़ के 2-3 मिनट गो एंड डू नेक्स्ट वन, कम बैक एंड रीड, यू माइट अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर देन व्हाट यू डिड द लास्ट टाइम। क्योंकि देखो हम अगर एक चीज के ऊपर कई बार फोकस्ड होते हैं ना तो हम उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, वी काइंड ऑफ नॉट रियली लुक एट द अदर थिंग्स और अदर इश्यूज। और एक बार में वो समझ नहीं आती तो कई बार हम स्टक हो जाते हैं। तो दिमाग जब आपका दूसरी जगह लगता है, वापस आ जाता है, तो वो दिमाग थोड़ा खुल जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कई बार, तो ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट नाउ पैसेज। कौन सा देखें पहले, फर्स्ट से चलते हैं? सर विंडो वाला करते हैं। Chess वाला। चलो फर्स्ट से Chess चलते हैं। वाला। लाइन से चलते हैं। तो उसने बहुत टाइम वेस्ट किया, वो वाला बहुत मन है। कोई बात नहीं, हम लाइन से चलते हैं। मैं एकदम देखो इसकी डिटेल में नहीं घुसने वाला हूँ, मैं आपको इसका मेन चीजें बता देता हूँ। हाँ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तक कोल्ड वॉर था, ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द टेंशंस वर आइडियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल, एंड जिन पॉलिसी मेकर्स को इनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो ऊपर चढ़ गए। लेकिन जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, कब हुआ एंड कोल्ड वॉर?
When did the Cold War end? 90s, मतलब 98 9 के नहीं आसपास। नहीं 98 90 91 में अच्छा 91 में जब डिसइंटीग्रेट हुआ था रशिया का सब। डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म। ठीक है, तो जब उसके बाद में हो गया और जो फॉर्मरली सोशलिस्ट कंट्रीज थी, सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी थी? कैन यू नेम अ फ्यू? Russia, Ukraine, all these. In news, रशिया like, तो Muslim, देखो, रशिया जो थी वो रशिया नहीं थी, पहले यूएसएसआर थी, USSR, yes sir. और यूएसएसआर ब्रेक होके 15 कंट्रीज में डिवाइड। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ब्ला ब्ला, बेलारूस, लाटविया, फाटविया, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी एक सोशलिस्ट कंट्रीज या ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज कहते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, जो कि सोशलिज्म कम्युनिज्म फॉलो करती है। वो कौन कौन सी थी? अरे ये तो पता होना चाहिए। पोलैंड सुना है नाम? हाँ यस रोमानिया। यस सर। कौन सा सर? पोलैंड के बाद क्या बोला आपने? रोमानिया। अच्छा, हंगरी टू सम एक्सटेंट। थी ये ईस्टर्न, इवन ईस्ट जर्मनी फॉर दैट मैटर। देखो, जर्मनी वाज इनटू टू, डिवाइडेड इनटू टू। ओके, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी वाज अ सोशलिस्ट, वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, and then the wall came down. Wall came down in again the same 1991. बर्लिन वॉल नाम सुना आपने? यस सर, स्टालिन ने इन्वेड किया था आफ्टर हिटलर्स डाउनफॉल, मतलब ये एलाइड नेशन। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन था। ईस्ट was a socialist communist country and west was a capitalist country. ठीक है, तो जब ये सब हो गया तो ये फॉर्मरली सोशलिस्ट कंट्री जो थी, they joined the western free trade system. Okay, and all of a sudden the most valuable intellectual and practical experience became economics, which was seen as a secret sauce that could make and unmake nations. तो जब लोगों का ध्यान जियोपॉलिटिकल और इन इश्यू से हट गया तो सडनली इकोनॉमिक्स की याद आई, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी इन्होंने भी वेस्टर्न फ्री ट्रेड सिस्टम ज्वाइन कर लिया और सब कैपिटलिज्म की तरफ चल पड़े, इवन रशिया फॉर दैट मैटर, राइट? तो इसलिए इकोनॉमिक्स फोरफ्रंट पे आ गया, ये कह रहे हैं। एंड इन दी 3 decades since the end of Cold War, economics has enjoyed a kind of intellectual hegemony. Hegemony क्या होता है? Supremacy, right? It's a kind of supremacy. Now, economists have been much sought after. तो इसलिए इकोनॉमिक्स के पीछे लोग पड़े हुए। आज मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है, किसी ने पढ़ा है वो? यस सर। सर पहला वाला, हाँ सर इकोनॉमिस्ट वाला, हाँ, कि द टेक कंपनीज आर hiring टेक कंपनीज आर हायरिंग इकोनॉमिस्ट्स इन बोर्ड्स। यस सर। हमारे यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो अपनी किस्मत ट्राई कर सकते हैं यहाँ से MBA करने के बजाय। ओके, एनीवे, जस्ट किडिंग। सो द हेजेमनी इज नाउ ओवर। अब ये बोलता है कि खत्म हो गया है इकोनॉमिस्ट का जो ये था। क्यों? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और पॉल क्रूगमैन ने कहा है कि few economists saw our current crisis coming, but this predictive failure was the least of the field's problems. More important was the professional blindness. मतलब ये इकोनॉमिस्ट जो है अपने आप को इतना होशियार समझते थे, but they could not anticipate this crisis. And in October, this Greenspan, Alan Greenspan, जो फेडरल रिजर्व के चेयर थे। फेडरल रिजर्व क्या होता है? What is फेडरल रिजर्व? यूएस का सेंट्रल बैंक, यूएस का RBI, इंटरेस्ट, हाँ यूएस का RBI। ठीक है, तो lifelong libertarian admitted that the whole intellectual edifice collapsed in the summer last year. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, whole intellectual edifice. That means ये जितना भी इकोनॉमिक्स थे, इनकी थ्योरीज थी, ये सारी चीजें ये कोलैप्स हो गई। तो ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि इकोनॉमिक्स had mistaken beauty clad in impressive looking mathematics for truth. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया कि ये सिर्फ ऊपर से ढक दिया इसको मैथमेटिक्स से। ओके, इन अदर वर्ड्स, दे fallen in love with the supposed rigor that derives from the assumption markets function perfectly. ये सोचते थे मार्केट्स परफेक्टली फंक्शन करते हैं, बट वर्ल्ड हैज टर्न आउट टू बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, राइट? ठीक है, अब इसके बाद में ये बता रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज बीन बिल्ट ऑन सर्टेन असम्पशंस। वो असम्पशन क्या है कि पीपल दे नीड टू सीक टू मैक्सिमाइज देयर इनकम, ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एक्टर्स, सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए?
सर assumptions के ऊपर एक क्वेश्चन है। यस, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये इंटेलेक्चुअल एडिफिस पे क्वेश्चन आ गया, ये ब्यूटी क्लैड मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन नहीं आ गया, तो नहीं तो ऑप्शन में दे दिया हुआ उसने। और उसके बाद में ये इसके ऊपर आ गया कि इसकी क्या assumptions थे। ठीक है, ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स कंपेलिंग न्यू वर्क बाय, ये आ गया फिर भाई। कोई पिछले सेशन में वाले हैं यहाँ पे? Sir, could you Anybody who repeat? was there in the previous session where we were talking about Daniel Kahneman? कोई नहीं है? Yes, sir. याद आ गया आपको? Does it ring a bell? Yes, sir. ओके, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। आप जब जितनी ज्यादा आरसी करोगे ना, आप देखोगे ये सारे जो नाम है ये कहीं ना कहीं वापस घूम फिर के वही आ जाते हैं। तो they begin to show that human beings are not predictably rational. In fact, they are predictably irrational. In social sciences, it is generally understood that theoretical assumptions never mirror reality, but do provide a powerful way to understand and predict. What the behavioral economists showed is that assumption of rationality actually produces misunderstanding. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा सोचा जाता है कि theoretical assumptions they never mirror reality, but do provide a powerful way to understand and predict. कि theoretical assumptions हम predict कर सकते हैं, लेकिन behavioral economics ने बताया कि जो assumption of rationality है ये misunderstanding और bad prediction produce करता है. That means you cannot assume that people are rational. And then they talk about post Cold War globalization, when the world seemed to be dominated by this. Key to understanding modern life, economics has since slipped from the pedestal. Okay, social sciences differ from hard sciences because the study of our think who excel in what we try to understand, we'll desperately read economics and blah blah. ठीक है, तो इसको पढ़ के जितना भी समझ में आया, let's try to attempt some questions. The phrase the whole intellectual edifice is. सर यही गलती है बस मेरा इसमें। सर मैंने इसमें सी करा था। हाँ सर, सी करा था इसमें। सी क्वेश्चन था, मुझे तो लगा बाद में। Analogy. What is the difference? ये यार ये लोग analogy और metaphor के क्वेश्चन हर एमकैट में आजकल भर के दे देते हैं। अगर आंसर उसमें हमेशा मेटाफर ही होता है। नहीं, जरूरी नहीं है, एक बार एनालॉजी भी था। सर मुझे यही नहीं समझ में आया कि मेटाफर लिखा था तो मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया सीडी में। क्यों? Intellectual edifice. What is a metaphor? When you refer something, some object as something else. Analogy तो मतलब आप एक पैरेलल सिचुएशन दिखाते हो। यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स और उसके assumption को और उसकी जो थियोरीज हैं उसको आपने एक इंटेलेक्चुअल एडिफिस का नाम दे दिया। So that's a clear metaphor. That's not analogy. इसलिए इसमें डी करेक्ट। ये सिर्फ एनालॉजी के बेसिस पे ऑप्शन गलत है ये वाला। देखो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता। कैन इट बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन? और आर्गुमेंट, हाँ देखो उसमें ये भी गलत है कि एनालॉजी टू एक्सप्लेन दिस, ऐसा तो थोड़ी बता रहा है। ही जस्ट सेइंग दैट इसका मतलब क्या है? होल इंटेलेक्चुअल एडिफिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन। सो दैट डी एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। तो मैंने इसके अंदर ए किया था ये सोच के, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी फॉल्स अजम्पशंस ले रखी हैं। पर ये तो आर्गुमेंट कैसे हो सकता है? फ्रेज, कैन अ फ्रेज बी एन आर्गुमेंट? नो सर। देन ओके, बाकी अगर आगे का होता तो सही माना जाता ना सर। नहीं ऐसा नहीं है। देखो वी कांट से दैट हेजेमनी ऑफ इकोनॉमिस्ट इज नाउ ओवर। हाँ कह सकते हो, ठीक है, इन अ वे यू आर राइट कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनका जमाना खत्म हो गया। ये इनकी जो एडिफिस क्या होता है? एडिफिस डजंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडिफिस। ये पता होना चाहिए आपको। सब बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब ये कह रहा है कि ये इकोनॉमिस्ट की जो बिल्डिंग थी ये धराशायी होगी, राइट? इट हैज कम क्रैशिंग डाउन। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that shows a comparison. Suppose I say that there is a mountain to climb before you succeed in CAT. So mountain to climb मतलब actual mountain चढ़ोगे क्या? Your CAT is a difficult mountain to climb. So is it a actual mountain? नहीं ना, ये metaphor होता है। Okay? एनालॉजी फिर क्या होता है? Analogy मतलब similar situation. अगर आपको Sir, मैं एक और edifice situation is also used synonymously as epitome. So no. Edifice and epitome are very different things.
Oh, Edifice is always a building or a construction. oh, then vocab disaster. ठीक है. And Economics, epitome is? epitome is the perfect example of something. If you are the epitome, let's say Gandhiji was the epitome of truth and non-violence. That means he literally Pratik. represented truth and non-violence. Economics became very important in the post-Cold War era because ये तो easy question है यार. बताइए. अरे क्लियरली तो बोला है क्यों इतने इकोनॉमिस्ट एंजॉय दिस. ये लिखा हुआ है they were seen as a secret sauce that would make and unmake nations. इकोनॉमिक्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. They have been much sought after by businesses, governments. Their insights seen as useful in every sphere of life. तो ये किसमें बताया हुआ ये? Well-being of nations seemingly dependent on their comprehension of economics. B is the clear answer here. इसमें क्यों डाउट है बताइए. सर ऑप्शन डी बता दो. सर डी किया था. D, Delhi. Theoretical assumption of economics provide a powerful way to understand and नहीं एक मिनट. अगर economics के assumption provide a powerful way to understand, why did economists become very important? ऐसा कहाँ लिखा हुआ देखो. आपको इधर उधर क्यों भटक रहे हो? In the 3 decades since the Cold War, economists have enjoyed a kind of intellectual hegemony. Economists have been sought after by businesses, governments, and society. Their insights have been useful. बस. तो इसमें इकोनॉमिक के ये assumption theoretical कहाँ से आ गए यहाँ पे? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है theoretical assumption के बारे में? तो इसमें आप भटक क्यों गए इधर उधर इतनी दूर? Okay, you shouldn't have. This was a straightforward question. All the following indicate the flaw in modern economists mistaking beauty clad for truth except. बताइए. सर बी. यहाँ पे देखो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहाँ पे 3 चीजें इसने बता दी हैं. क्या क्या बता दी हैं इसने? ये बताया है countries, companies seek to maximize human beings are rational actors, system works efficiently. बताया people are driven by rational motives, system works efficiently and they assume to maximize income. बहुत clearly तीनों बता रखे हैं. तो ये तीनों आंसर नहीं है. B is the right answer, isn't it? So when we say rational motives and तो मतलब and when we say rational तो वो दो अलग चीज नहीं होती. जैसे इसमें बोले कि profit maximize करना है but they don't always act rational. So essentially the motive is rational but they're not acting rational. So I just felt that there was a hairline difference. No, come again. Sorry, I didn't get you very clearly. What which option are you confused with here? C. Because sir, passage says कि वो they aim at profit maximization, which Right. means their motive is rational, but they are not always rational in their actions. So doesn't this like sort of bring a hairline difference? No. And then why is this B? Why is B not an assumption? Because the reason that they started depending on economists was because they believed that economics was flawless and they could predict and they could flourish with all the assumptions, Achha, whatever economists said, Achha, right? tell me one thing. If I make a statement that driven by economics that was considered flawless, they predicted that world events could be shaped, or they could predict world events driven by economics that they felt was flawless. Yeah, driven by flawless economics. Is there a difference between the way these two are presented? Can we say that this economics was flawless? See, if somebody considers economics for flawless, then that's a different issue. We cannot say that world events could be predicted with flawless economics. Yes, Okay. they can say that they believe that world event could be predicted with economics, fine. But what is this word flawless doing here? Okay. ये कह सकता था इसमें अगर वो ऐसा लिखा होता. They believe that world events could be predicted with economics, which they considered flawless. Flawless, correct. ठीक है. Then we could have had a closer look at this. But ये flawless के कारण ये rule out है. Okay. Right? Yes. Okay. According to Herbert Simon, the basic difference between hard sciences and social sciences is that देखो इसमें आप अगर बहुत ही लिटरली लेने चले जाओगे तो आप कुछ भी उल्टा सीधा मार्क कर सकते हो. तो क्या करना है हमको मार्क इसमें? मैंने बी मार्क किया था. बी. बी कर.
Hard sciences are a lot more rigorous with assumptions than social sciences. डी सर इसकी तो हर्बर्ट साइमन की definition बातें नहीं पढ़ते हैं, कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन कहाँ पे लिखे हुए हैं? हर्बर्ट साइमन एंड में है क्या? एक मिनट रुको, कहाँ गए? लास्ट पैरा से लास्ट Last. हाँ, Last line. social sciences differ from hard sciences because the subject of our study think. इसका क्या मतलब हुआ? It's rational. Yes. नहीं, social sciences differ from subject sciences because the subjects of our study think, said Herbert Simon, one of the few scholars. That means Behavioral in nature. social sciences में जो subjects होते हैं, they think. Okay, that means they cannot be assumed to be rational. They may be unpredictable. They think. जो think करता है, can you say that he would be rational or he would be predictable? Or you would say that he would be unpredictable, unlike in the case of science. इसमें ऑप्शन देखते हैं. Social sciences involve subjects which help understand unpredictably. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. Hard sciences are a lot more rigorous with assumptions. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि hard sciences are rigorous with assumptions? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए? Is there anywhere from which I can make this out? I don't think so. Social sciences are irrational while hard sciences are rational. ये बोल रहा है क्या हर्बर्ट साइमन इसे? हर्बर्ट साइंसेस तो सिर्फ ये कह रहा है कि सोशल साइंसेस डिफर फ्रॉम हार्ड साइंसेस बिकॉज द सब्जेक्ट्स ऑफ आवर स्टडी थिंक. दैट मींस social sciences deal with unpredictable subjects unlike in case of hard science. That's it. बताइए. तो ये unpredictable कैसे यूज हो रहा है? Somebody who thinks will be unpredictable. ये चीज ऊपर भी बताई गई है कई जगह पे कि आप रैशनल लोगों को मान लेते हो. Assumption of rationality produces misunderstandings and bad predictions. I'm not saying कि हर्बर्ट ने कहा वो, लेकिन हर्बर्ट का भी कहने को आप उसी तरीके से ले सकते हो ना. आप बताइए इसमें से और कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ये बताता हूँ फिर मैं क्यों नहीं है वो. सर सी मेरे को लग रहा है. कहाँ से कैसे इसकी बातों से लग रहा है कि सोशल साइंस इररेशनल है? ऐसा लग रहा है. ये हर्बर्ट साइंस वन ऑफ द फ्यू स्कॉलर्स हु एक्सेल्ड इन बोथ. Why do you feel that he is suggesting that social science is irrational and science is rational? From where do you get this feeling? There is nothing to indicate this. Nothing at all. Social science irrational नहीं है, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट है, जो आदमी को जो स्टडी कर रहा है, इसमें एक और बताइए कि साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सपोज आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है? So those जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लेते हो, तो वो ऑब्जेक्ट्स कैन दे थिंक? कैन दोज ऑब्जेक्ट्स थिंक? दैट मींस दे कैन बी प्रिडिक्टेड. Whereas सोशल साइंसेस में जो सब्जेक्ट है, दे थिंक एंड देयरफॉर दे बिकम अनप्रेडिक्टेबल. जो भी सोचता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट क्यों हर बार एक ही जैसा बिहेव. चलो ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. तो इसको आप क्या कहोगे? ये वाला पैसेज था क्या था? इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आसान थे? सर मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए. 2 से 3 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे. 2 से 3 क्वेश्चन निकलने चाहिए. यस सर. एक सर लास्ट वाला शायद सर ना निकलता. लास्ट वाला कोई लास्ट वाला चलो ठीक है. ये वाला थर्ड वाला निकल जाए, ठीक है, और सेकंड वाला भी निकल जाए. सर लास्ट वाले में मैंने तो एंड में 2 शॉर्टलिस्ट करे थे, फर्स्ट और फोर्थ. तो उसमें मैंने तो मतलब सर इसमें फर्स्ट में वैसे क्या प्रॉब्लम है? सोशल साइंसेज इन्वॉल्व सब्जेक्ट्स व्हिच हेल्प अंडरस्टैंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी. मतलब वो जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझने में मदद करते हैं. ये कहाँ से समझ में आया? तो वेयर डू वी गेट दिस? मतलब ए और डी दोनों ही मुझे थोड़े से मतलब अजीब लग, मतलब डी का मुझे फील आ रही थी, डी ज्यादा लग रहा है. बी और सी नहीं यार, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आइडिया. व्हाई वन इज अ टोटल डिस्टॉर्शन. He is simply saying that subjects of our study think. It doesn't mean that your subjects can teach you or help you understand unpredictability. That's too far-fetched. ठीक है. All right. Let's go to the next one. अब ये जोसेफ ओवर्टन वाला है, इसमें क्या कह रहा है ये? अब देखो यहाँ पे हमने इसको पढ़ना शुरू किया. हमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, इसमें कुछ
okay, propose the idea of a window of socially acceptable policy within a given domain. Overton window. Job of think tanks was not to advocate particular policy but to shift the window of possibilities. तो ये कह रहा है कि जो हमारे पहले के अनथिंकेबल पॉलिसी आइडियाज हैं, दो शॉकिंग टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ द टाइम बिकेम मेन स्ट्रीम एंड पार्ट ऑफ द डिबेट. मतलब वो ये कह रहा है कि सपोज करो आज आप किसी प्रॉब्लम को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए कि उस विंडो को शिफ्ट करना चाहिए. जैसे इमेजिन करो कि पास्ट में कुछ हो चुका है, ठीक है, और पास्ट में वो चीज अनथिंकेबल थी. अब आज आप अगर सोच के वही उसी तरीके से सोच रहे हो कि यार आज भी वो अनथिंकेबल है, तो ऐसा नहीं है. यू शुड शिफ्ट इट, ओके, सो दैट जो पास्ट में जो चीजें अनथिंकेबल लगती थी, दे बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम एंड पार्ट ऑफ द डिबेट. दैट मीन्स पुरानी जो चीजें हैं या जो किसी दूसरे टाइम फ्रेम में कभी नहीं हमने एम्प्लॉय करी, उसको हम अभी पॉसिबिलिटीज के दायरे में लेके आते हैं. इसको ओवरटन विंडो कहते हैं. और फिर क्या हुआ इसमें? Overton was concerned with the activities of think tanks, but this might gain something from Overton window. ठीक है, इसको देखो, ज्यादा आपको उसमें नहीं घुसना, सिर्फ अब यहाँ पे करना है. It is a job of philosopher to engage in conceptual hygiene, or late British philosopher described it as philosophical plumbing. सर बट हाँ, ज्यादा ना घुसो तो फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आता, फिर पूरा पैराग्राफ नहीं, अरे ये मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन, ये सेंटेंस छोड़ दो ना, इसमें कुछ ठीक है, माइट गेन समथिंग. अच्छा, फिलोसफर्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज माइट गेन समथिंग, ठीक है, तो क्या है? तो ये कह रहे हैं कि फिलोसफिकल प्लम्बिंग होती है क्लैरिफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग, डायग्नोसिंग अनजस्टिफाइड असर्शंस एंड पॉइंटिंग आउट सर्कुलरिटीज. मतलब सर या तो कोई एक लाइन जो समझ में आ रही है वो पकड़ लो एक पैराग्राफ में, ऐसे आरसीज में. हाँ, वही करो, वही कह रहा हूँ. मतलब डोंट लेट इट स्टॉप यू. अच्छा, डोंट लेट इट स्टॉप यू. अगर आपको यहाँ पे आपने प्लम्बिंग पढ़ा, ये आपने देखा कि ये क्लैरिफाइंग, इसका मतलब क्या है? प्लम्बिंग मतलब क्या होता है? प्लम्बिंग सर वही बाथरूम वगैरह में जो करते हैं लोग. प्लम्बिंग जो है आप कर रहे हो अगर, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप साफ सफाई कर रहे हो, आप उसको अच्छे से देख रहे हो कि आइडियाज फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्लैरिफाई कर रहे हो चीजों को, साफ सुथरा कर रहे हो. डायग्नोसिंग अनजस्टिफाइड असर्शंस, पॉइंटिंग आउट सर्कुलर, ये सर्कुलर रीजनिंग है, ये सर्कुलर अरेंज वो आया है, सर्कुलर रीजनिंग जो हमने देखा था. सर अब इतना पढ़ के हाँ, उस पे जा सकते हैं, इतना पढ़ के फिलोसफिकल प्लम्बिंग वाले. बिल्कुल अगले पे चले जाओ. The freedom to test the limits of argumentation is vital to philosophical practice. Argumentation and intuition, these are sufficient and familiar example of historical will overturn women's right to vote here. अब ये कह रहा है कि जैसे पुराने जमाने में पहले तो वुमेन्स राइट टू वोट के ऊपर जो डिस्कशन होते थे तो उसको ओवरटर्न कर दिया गया. स्लेवरी के ऊपर डिस्कशन करते थे तो उसको अबॉलिश होने नहीं दिया गया. डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप हुआ तो वो नहीं होने दिया गया. तो ये कह रहा है कि पहले जो चीजें हैं, हमने पहले ऑर्थोडॉक्सी कंसीडर की जाती थी, बाद में तो वो चेंज हुई है ना. To establish that strength and pervasiveness of a belief indicate neither truth nor immutability. That means if some belief is there existing somewhere in the minds of people, that and this belief is widespread, it doesn't mean that it is the truth, nor it means that it is unchangeable. That means ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कि आपको पूरे पैसेज का आइडिया दे दें कि कोई चीज अगर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करी जा रही है तो वो ये इस चीज का इंडिकेशन नहीं है कि वो चीज सच है या वो चीज चेंज नहीं हो सकती. राइट? Genuine attempts to resolve difficult ethical dilemmas must recognize that understanding develops by getting things wrong and having this pointed out. Most science fails to predict how the world works with perfect accuracy, where collective it can identify errors and gradually approximate truth. ठीक है, तो साइंटिफिक साइंस जो है उसमें आप gradually approximate कर सकते हो truth. Ethical truths are less easy to come by, and a different methodology is required. But part of this model requires allowing plenty of room to get things wrong. मतलब इसमें आप गलतियां कर करके सीखते हो. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, ethical truth और scientific truth के, right? It is unfortunate that bad ideas sometimes undermined by bad reasoning. अब ये इसमें कुछ bad reasoning के example दिए हैं. Born this way argument. ये born this way argument समझ में आया किसी को? What does it mean? इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, बताइए. Born this way argument. हाँ सर, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, अगर कोई बंदे की तो वो जेनेटिक. की आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है. सर इसको यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो कोई पर्सन है, अगर अपने आप को होमोसेक्सुअल बोल रहे हैं तो वन लॉ शी कैन गिव इज कि
he or she is born this way, जबकि इस चीज को डिफेंड किया जा सकता है। ओके, देखो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सपोज करो कि you feel that there is a genetic basis for homosexuality, then you will be inclined to say that okay, then let's you permit, then you will not oppose the same sex relationships, right? If you think that there is a genetic basis for it. लेकिन अब क्या होगा कि अगर सपोज करो कि ये प्रूव हो गया कि नहीं ये जेनेटिकली एंडाउड नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये लोग जो अभी उसको होल हार्टेडली अप्रूव कर रहे हैं, फिर ये तो उल्टा पड़ जाएगा, राइट? सो दिस माइट चैलेंज। सो टुडे बिकॉज वी आर सेइंग दैट ये तो जेनेटिकली होता है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये अलाउ कर दो। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया एक दिन कि नहीं ये जेनेटिकली नहीं है, ये तो एनवायरमेंट से आता है, तो फिर वो लोगों का व्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। So debates related to cultural wars on college campuses have attracted many ad hominem criticisms. Ad hominem मतलब क्या होता है कि आप rather than the argument you are attacking the person who has said the argument. That means you are judging an argument's worth by not the worth of the argument but by the person who is saying it. तो इसलिए आप जो you are setting out to discredit the author's position by pointing to the fact that they fit a certain demographic or share some view with a villainous figure, thus are not fit to contribute. तो आप उसकी जो भी आर्गुमेंट्स हैं उसको आप चैलेंज करोगे ये कहते हुए कि यार तुम तो जो भी हो, तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही ठीक नहीं है, एंड देयरफॉर वी विल नॉट लिसन टू यू. Point of philosophy is to identify such illegitimate moves and keep the argument on topic. This requires coming to the defense of bad ideas or villainous characters. ठीक है, चलो कुछ नहीं है. Widening the Overton window can yield opportunities for ideas that many find offensive and straightforwardly mistaken, as well as ideas that are well defended and reasonable. So basically यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप ये जो वाइडनिंग करते हो, इससे कुछ आइडिया जो आपको ऑफेंसिव लगते थे उस आइडिया को अब आप एक्सेप्ट करो. Okay, so basically the whole passage, if you look at in a nutshell, then it talks about that how having a philosophical view of things can lead to let's say acceptance of certain things that were not there in the past, plus looking at things in a more careful manner, assessing them in a way so as to remove the biases that are there, and I mean that's it. इस तरीके की इसमें बात की है. ठीक है, let's look at the questions. इससे ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है. Author mentioned examples of historical orthodoxies to elucidate that. तो historical orthodoxies कौन सी थी उसने ये सब बताई गई है. Women's right to vote, abolition of slavery, decriminalization of this. तो ये क्यों बताया ऑथर ने? बताइए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? Sir, I marked B. क्यों? इसमें देखो क्या बोल रहा है. आप देखो ये यहाँ पे आंसर दिए रहते हैं, आप उसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे तो आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा. दिस थिंग टू इस्टेब्लिश, ये क्यों किया इसने? टू इस्टेब्लिश दैट स्ट्रेंथ एंड परवेसिवनेस ऑफ अ बिलीफ इंडिकेट नीदर ट्रूथ नॉर इम्यूटेबिलिटी. एग्जैक्टली सेम चीज को उसने किस ऑप्शन में कवर किया है बता दो. सर डी में बहुत क्लियरली कवर किया है डी में. अब प्रिवेलिंग मीन्स व्हाट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है परवेसिवनेस मीन्स प्रिवेलिंग. ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? यूबिक्विटस मीन्स जो सभी जिस चीज को सोचते हो. नीड नॉट नेसेसरली बी राइट नॉर इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मीन्स इम्यूटेबल. तो वही चीज को उसने अलग अलग शब्दों में लिख दिया वहां पे उठा के. तो आप क्यों इधर उधर भटक के दूसरे इधर उधर ऑप्शन में भटक रहे हो? सिंपल टी में दिया हुआ है. सिंपल जो लाइन वहां पे लिखी हुई है वही की वही उसने कॉपी कर दी. वहां पे सिर्फ 2-4 वर्ड चेंज कर. Does it make sense? Okay, according to the author, conceptual hygiene and philosophical plumbing help in all of the following except. Sir, B. ये कॉमन सेंस से हो जाएगा. ये कॉमन सेंस से हो जाएगा जितना भी पढ़ा Yes, sir, B. Bringing into purview the ethical discussions on a much wider spectrum. ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इन सब से हेल्प मिलेगी. हाँ सर. Weeding out fallacious assumptions and reasoning in ethical argument. Yes. ये तो सर है ही वहाँ लिखा ही Endorsing unpopular but not unreasonable opinion voiced by those who are ad hominem attached. ये सर एलिमिनेशन से मैंने कर लिया था. मतलब मतलब हो जाएगा. ये gain sympathy from politicians कहाँ से आ गया इसमें? अजीब से बिल्कुल ही नहीं है. ये तो बिल्कुल ही क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है ये वाला आंसर.
अगला क्वेश्चन, it is important to allow plenty of room for ethical discussions because Sir, I marked B. B, हाँ तो B करेक्ट है ना? Yes, sir, B for Bombay. तो B करेक्ट तो है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, plenty of room. Ethical proofs are less easy to compare, different methodology required, but part of this model requires allowing plenty of room to get things wrong. इसका क्या मतलब है कि गलतियां कर करके ही आप सीखोगे, आपको उतना रूम देना पड़ेगा कि लोग गलतियां करें and then they learn from it. So that's given very clearly in which option? Rectification helps deeper insights needed to settle ethical dilemma. Rectification मतलब गलतियां कर करके उसको सुधारो और उससे सीखो. Does it not make sense? Yes, sir. Author's main contention about bond this way. सर इसका ना मैंने ई किया ये सोच के कि एथिकल चाहिए होगा क्योंकि साइंस नहीं प्रिडिक्ट कर पाती है ढंग से, क्योंकि वो काफी बिहेवियर रखते हैं, तो मैंने 7 का ए कर दिया था, जबकि रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट मुझे क्लियर था, बट मैं कंफ्यूज थी तो मैं तब भी मैंने ई किया। तो अभी आपने बी किया बॉम्बे, ए फॉर अहमदाबाद। ए फॉर अहमदाबाद कर दिया आपने, क्यों? हाँ क्योंकि सर साइंस से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है तो हमारे को चीजें गलत करके सीखनी है, तो उसका इंटरप्रिटेशन मैंने सेम लेकिन ए मार्क किया। नहीं यार देखो, आपको इसमें इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इसने जब बहुत क्लियरली यहाँ किया है कि बट पार्ट ऑफ दिस मॉडल अलाउइंग प्लेंटी ऑफ रूम टू गेट थिंग्स रॉन्ग, तो ये जो साइंस की बात है यहाँ पे वो तो साइंस की बात नहीं कर रहा ना, वो अब एथिकल ट्रूथ की बात कर रहा है कि साइंस तो ठीक है कर देता है परफेक्ट एक्यूरेसी से, लेकिन जो एथिकल ट्रूथ्स हैं वो डिफिकल्ट चीजें हैं और उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी है। तो साइंस का पार्ट तो हट गया यहाँ से, इसलिए साइंस तो आएगा ही नहीं उसमें। ठीक है, चलो। ऑथर्स मेन कंटेंशन अबाउट बॉर्न दिस वे आर्गुमेंट इज, बताइए, ये भी इजी है। सी। सी सर अब आपने एक बार समझा दिया तो इजीली हो गए सारे, पर ये समझ नहीं आ रहा था तब थोड़ा ना, पर आई थिंक करा जा सकता था। ओके, यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ना कि ये बॉर्न दिस वे में क्या है कि फ्लॉड assumption that a genetic basis for homosexuality indicates the permissibility of same sex. ठीक है, while this might win over some individuals, it could cause problems down the line if it turns out that homosexuality isn't genetically determined. तो अगर कहीं ये पता चल गया कि यार ये तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं है, तो फिर वो लोग जो अभी आज अलाउ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, राइट? So therefore that's the error here and C is the right answer. तो ये भी मैं मुझसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहूंगा। सर सी कैसे आंसर? आप इसमें क्या समझो मुझे ये बताओ, बॉर्न दिस वे से क्या समझो मैं बताऊं, फिर मैं बताऊंगा आपको सी कैसे। What did you understand out of born this way? एक बार पैराग्राफ आप बोल सकते हैं पैसेज? पैराग्राफ रख देता हूँ सामने, बताइए। Please read the born this way thing and tell me what do you understand out of it. Consider the born this way argument which endorses the flawed assumption that a genetic basis for homosexuality indicates the permissibility of same sex relationships. इसका मतलब ये है कि born this way argument को अगर हम समझें, ये एक flawed assumption को अप्रूव करता है। flawed assumption क्या है कि सेम होमोसेक्सुअल जेनेटिक बेसिस है होमोसेक्सुअलिटी का, मतलब कि जो लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप के फेवर में नहीं है उनको कहा जाता है कि देखिए ये तो जेनेटिकली एंडाउड है, ये तो भगवान की देन है, अब ये ऐसे पैदा हुआ है उसमें इनकी क्या गलती है, तो इनको करने दो, क्यों बीच में अड़ंगा अड़ा रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ यार ये तो अगर जेनेटिकली है तो इनको करने देते हैं, तो दे एग्री, राइट? नाउ while this debate this might win some over some individuals, it could cause problems when it turns out that this isn't genetically determined. लेकिन कल को एक रिसर्च आ गई जिसमें कहा कि ये तो जेनेटिकली डिटरमिन नहीं है, ये तो जो यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो व्हाट विल दोस पीपल डू, राइट? तो चैलेंज है ना, वही तो बता रहा है इसमें, इट्स फॉलिबिलिटी, बॉर्न दिस वे की फॉलिबिलिटी कुड वीकन द आर्गुमेंट ऑफ दोज इन फेवर ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप, इसलिए सी सही है, राइट?
आई होप इट इज क्लियर. Yes. Yes. ओके, चलो ये वाला देख लेते हैं. वो लास्ट वाला ज्यादा नहीं घुसेंगे उसमें क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कॉमन्स वाला. इसको देखते हैं. अब इसमें अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है कि चेस और ब्रिज क्या स्पोर्ट्स हैं. तो आईओसी कहता है हाँ, एंड देन वी से दैट इट शुड बी इंक्लूडेड. नीदर चेस नॉर ब्रिज हैव येट मैनेज्ड टू विन अ प्लेस, बट देयर गवर्निंग बॉडीज आर इंडिफैटिगेबल इन परस्यूट. लेकिन ये लगे हुए हैं बिना थके हुए. अब इन माय व्यू ये कह रहा है कि दे शुडंट इवन बी एलिजिबल. मतलब फॉरगेट अबाउट इंक्लूजन, इनको तो खड़ा भी नहीं होने देना चाहिए. ये गेम्स हैं, स्पोर्ट्स नहीं है. तो दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. अब फिलोसफर कहता है कि गेम्स वर अनडिफाइनेबल. लेकिन जो हमने पहले ही बात की थी शुरू में कि ये जो सूट्स है इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी उसकी, वॉलंटरी अटेम्प्ट टू ओवरकम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल. तो सूट्स आइडिया इज दैट ऑल गेम्स स्पेसिफाई सर्टेन टारगेट्स फ्रेम सम अग्रीड स्टार्ट टारगेट स्टेट, बट यू मस्ट. तो ये सब टारगेट स्टेट है और उसमें आपको उसको पूरा करना है. एज एन अकाउंट ऑफ गेम्स दिस सीम्स स्पॉट ऑन. तो ये कहता है ठीक है, एज फार एज उसकी गेम्स की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है. तो ऑथर यहां तक उससे एग्री करता है. लेकिन he is on less solid ground when he argues that all sports are games. While sports do have arbitrary rules fit the definition of this game. मतलब वो कह रहा है उसके हिसाब से जो स्पोर्ट्स जो कि जिसमें रूल्स हैं वो जरूर इस चीज को फिट करते हैं. लेकिन जैसे स्कीइंग और सर्फिंग, अब ये तो फ्री फॉर्म चीजें हैं, तो इसमें क्या रूल्स हैं, तो ये नहीं करेंगे उसकी डेफिनेशन. तो फिर भी वो अपने आप क्रोबार दे मतलब जबरदस्ती घुसेड़ रहा है वो by forcing on the rules that structure competitive version of these sports. Still, what about recreational skiing and surfing? चलो हमने कॉम्पिटिटिव वर्जन में डाल दिया उसको गेम्स में, लेकिन अगर जो लोग हंसी मतलब रिक्रिएशनल मतलब अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं स्कीइंग और सर्फिंग, उनका क्या है? बहुत लोग सोचते हैं ये भी स्पोर्ट्स हैं विदाउट एनी रूल्स टू मेक देम गेम्स. तो यहाँ पे ऑथर उससे एग्री नहीं कर रहा है. सूट्स एम्फेसिस ऑन रूल्स also leads him astray when it comes to value of sport. तो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट क्या कहता है वो कि टू द पॉइंट टू मीट अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स. दिस इज अनकन्विंसिंग बिकॉज ऑथर के हिसाब से समथिंग इजंट वर्थ डूइंग इवन व्हेन इट इज मेड डिफिकल्ट. देयर मस्ट बी मोर टू स्पोर्ट्स देन ओवरकमिंग. तो वो कहता है कि जो स्पोर्ट्स की उसकी डेफिनेशन है कि सिर्फ आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लो, वो सही नहीं है. स्पोर्ट्स के लिए और भी कुछ होना चाहिए. वो क्या है? एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एबिलिटी. तो यहाँ से ज्यादा पूरा उसने उसकी फिजिकल चीजों को बोला है कि स्पोर्ट्स में फिजिकल स्किल्स आपकी पैरामाउंट होती है. दैट इज व्हाई चेस एंड ब्रिज आर नॉट स्पोर्ट्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये यही कह रहा है कि स्पोर्ट्स आर एसेंशियली फिजिकल एंड चेस एंड स्पोर्ट्स आर नॉट फिजिकल. दैट्स इट. ठीक है, तो सर एक बार ये सूट्स एम्फेसिस ऑन रूल्स वाला पैरा दोबारा बता दो. तो ये कह रहा है कि एक तो सबसे पहले कि ऑथर उससे कहाँ डिफर कर रहा है कि सूट्स कहता है ऑल स्पोर्ट्स आर गेम्स. तो ये कह रहा है ऐसा नहीं है. ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आप रिक्रिएशनल सर्फिंग या स्कीइंग कर रहे हो, ठीक है, तो दीज आर स्पोर्ट्स इवन विदाउट एनी रूल्स टू मेक देम गेम्स. और उसको रूल्स के ऊपर जो उसका एम्फेसिस है उसमें उसकी वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स जो बताते हुए वो इधर उधर भटक गया है. बिकॉज एज पर सूट्स द पॉइंट ऑफ स्पोर्ट इज टू मीट द चैलेंज ऑफ अननेसेसरी ऑब्स्टिकल. तो ऑथर डजंट फाइंड इट अनकन्विंसिंग. हमें ही फाइंड्स इट अनकन्विंसिंग बिकॉज ही सेज कि अगर कोई चीज वर्थ डूइंग नहीं है तो इवन उसको डिफिकल्ट भी बना दो तो वर्थ डूइंग नहीं है. तो स्पोर्ट्स में खाली ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स नहीं हो सकते. दैट मीन्स एनीथिंग दैट यू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे कैन नॉट बी कॉल्ड स्पोर्ट्स. अगर आपने कोई चीज ऐसी बना दी जिसमें रास्ते में बहुत सारे रोड अटका दिए और आपने कहा कि भाई ये स्पोर्ट्स है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स में ये होता है कि अननेसेसरली ऑब्स्टिकल्स हम रास्ते में लगा देंगे तो वो स्पोर्ट्स बन जाएगा. तो वो कह रहा है ऐसा नहीं है. स्पोर्ट्स होने के लिए आपको दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो फिजिकल एक्सपर्टीज उसमें हो, फिजिकल टैलेंट यूज करें लोग उसमें. ओके, लेट्स लुक एट the questions now. Which of the following is a claim made by Suits with the author
which the author disagrees. बताइए. कौन सा लग रहा है इसमें? A. कभी. To call an activity a game, it must have arbitrary restrictions placed on it. ये तो इस चीज से एग्री नहीं कर रहा था क्या ऑथर? देखो, ये तो ऑथर यह कह रहा है ना, देखो, as an account of games, this seems spot on. कि आपको अगर ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करना है तो वो गेम है. if you have something that overcomes some kind of a restrictions or obstacles, then that's a game. So he's saying as an account of games, this seems spot on. author उससे वो एग्री कर रहा है ना. तो इसमें to call an activity a game, it must have arbitrary restrictions, ये तो एग्री कर रहा है. तो this is not the answer. All sports must have arbitrary restrictions placed around them. So he's saying कि all sports are not, first of all, he's not agreeing that all sports are games. And all sports must have arbitrary restrictions around them. तो वो एग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है ना कि अगर आपने ये जो रिक्रिएशनल सर्फिंग और स्कीइंग रखी है, इसमें तो आपने कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो भी इसको स्पोर्ट्स कहना चाहिए. जबकि ये कह रहा है, सूट्स कहता है कि नहीं, जो स्पोर्ट्स है उसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. तो सूट्स की डेफिनेशन इन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होती. तो ऑथर उससे यहाँ पे डिसएग्री करे. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था शुरू में. फिर इसको बाद में देखने के बाद में आई कुड कम टू दिस एंड अंडरस्टैंड. ये तो एग्री, देयर आर सम गेम्स इन व्हिच देयर आर नो आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस. दिस इज ओके. तो इसमें बेसिकली बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट लाइज इन, ये तो इजी क्वेश्चन. फिजिकल एड्रॉइटनेस. एड्रॉइटनेस मींस स्किल. सर इसमें भी एलिमिनेशन से चल जाएगा. A नहीं हो सकता. A, innate human desire to show our physical capabilities. ऐसा क्यों लग रहा है? innate human desire. उसमें एक जगह है कि मतलब people want to show their. हाँ वो है, ये रहा. Pride in physical performance is a deep-seated feature. Human hone their physical talents and take delight in using them. I would say that a sport is any facility that facilitates the display of physical skill. Real point of sport is the exercise of physical ability. Right? तो इसमें innate human desire ऐसा नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे. ये चीज सपोर्टेड नहीं है. Okay, the value of sport primarily lies in physical expertise that the sport demands, not the innate human desire. Measuring how much one better in what respect? ऑथर के हिसाब से स्पोर्ट्स में क्या चीज पैरामाउंट होनी चाहिए? फिजिकल एफर्ट. राइट? इसलिए नहीं होना चाहिए भी. ऑलराइट. Which of the following best captures the author's opinion on the relation between Street's book? ये हमने डिस्कस कर लिया. Former provides an accurate explanation. वो कह रहा है कि गेम्स की कोई डेफिनेशन दे ही नहीं सकता, इसने डेफिनेशन दे दी. ये यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखा है. Games were undefinable, but this fellow gave the definition. Which of the following, if true, invalidates the assumption made by the author in making his recommendation in the second para? ये भी मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे. रिकमेंडेशन जो दे रहा है वो सेकंड पैरा में कौन सा दे रहा है वो? सेकंड पैरा में कौन सा है? इन माय व्यू neither, however, chess and bridge shouldn't even be eligible, let alone included. They are games, not sports. Requirements are different. तो इसका जो assumption है उसको कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिडेट कर देगा? ऑथर जो assumption लेके चल रहा है कि चेस और इसको गेम्स को इसको स्पोर्ट्स नहीं मानना चाहिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको assumption, therefore it shouldn't be included. सर मैंने तो इसमें डी मार्क किया था. Governing bodies impose certain restrictions on the level of physical fitness. ठीक है, डी आपका जो सोचना है वो हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम जूम करता है फिजिकल फिटनेस.
होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, इसलिए ये लगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन आ गया, विच इन द 11th आई थॉट ऑथर डिसएग्रीज विद सूट, सो इट इज बी। नहीं, तो ऑथर की क्या बात है इसमें? ऑथर की बात थोड़ी हो रही है। देखिए, इसमें जो 11th में थी वो ऑथर की ओपिनियन थी और रिलेशन बिटवीन सूट्स बुक एंड विटगेनस्टाइन चैलेंज। विटगेनस्टाइन चैलेंज क्या था कि गेम आर अनडिफाइनेबल, गेम को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। सूट ने क्या किया, गेम की डेफिनेशन दे दी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फॉर्मर प्रोवाइड्स एन अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन? फॉर्मर इसमें कौन है? फॉर्मर सूट्स की बुक है, और लेटर कौन है इसमें? विटगेनस्टाइन चैलेंज। तो फॉर्मर प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, अनसैटिस्फैक्टरी थोड़ी है। ऑथर जो कह रहा है कि वो खुश होता, विटगेनस्टाइन अगर आज होता तो वो खुश होता, मतलब एक तरह से वही बताने की कोशिश करता। सो दैट्स एन सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, नॉट एन अनसैटिस्फैक्टरी। ठीक है, ओके। Let's take a look at the other one. Which the following invalidates the assumption made by the author? तो ऑथर का क्या assumption है यहाँ पे कि ये सब चीजें, जो चीजें एक मिनट, जो गेम्स होते हैं वो स्पोर्ट्स नहीं हो सकते, इसलिए उनको, that means these are just games, they are not sports and they should not be allowed to be eligible in Olympics. So इसमें से कौन सा उसको इनवैलिडेट करेगा? ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर कंसीडर्ड स्पोर्ट्स, ये उसको इनवैलिडेट कर रहा है कि उसको सपोर्ट कर रहा है? ये तो सपोर्ट कर रहा है। ये तो सपोर्ट कर रहा है। गवर्निंग बॉडीज ऑफ चेस एंड ब्रिज कंसीडर्ड द टू टू बी स्पोर्ट्स, ये रख सकते हैं इसको। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ गेम्स और स्पोर्ट डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन द गेम ऑफ स्पोर्ट, गेम और स्पोर्ट। तो इंक्लूजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट मींस इसमें ऑथर का जो व्यू है वो इनवैलिडेट हो गया ना? यस सर। क्योंकि ऑथर जो सोच रहा है कि जो गेम है वो स्पोर्ट नहीं बन सकता, ठीक है, उसके हिसाब से, ऑथर के हिसाब से जो भी दिमाग में असम्पशन है वो इनवैलिडेट हो गया, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट। अगर ज्यादा कंट्री आ गई तो हम बना देंगे, नहीं आई तो नहीं। तो ऑथर का जो असम्पशन है इनवैलिडेट हो गया। सर तो बी क्यों गलत है? गवर्निंग बॉडीज ऑफ चेस एंड ब्रिज कंसीडर द टू टू बी स्पोर्ट्स। सी, दे मे कंसीडर द टू टू बी स्पोर्ट्स, बट ऑथर्स पॉइंट इज अबाउट गेटिंग देम इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। तो ये तो गवर्निंग बॉडीज तो ऑलरेडी कंसीडर करती है स्पोर्ट्स, तो ये तो कह ही रहा है ना, आर इनडिफैटिगेबल इन द परस्यूट ऑफ द गोल। तो वो तो ऑलरेडी उसको कंसीडर कर रही नहीं है, तो इनवैलिडेट थोड़ी हुआ उसका असम्पशन। सी, ऑथर क्या कह रहा है कि चेस और ब्रिज को अभी तक ओलंपिक में जगह नहीं मिली है, लेकिन जो इन चेस और ब्रिज की जो गवर्निंग बॉडीज हैं, मतलब ऑल इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन होगा, कोई ब्रिज एसोसिएशन होगा, they are tirelessly chasing this goal, they are trying to get it included, that means they consider it sport। तो ये इनवैलिडेट थोड़ी हुआ ऑथर का assumption, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, हो गए सर? ऑप्शन डी क्या रहता है? गवर्निंग बॉडी impose certain restrictions on minimum levels of physical fitness। तो मिनिमम लेवल्स, देखो ऑथर कहीं यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि जो लोग चेस और ब्रिज खेलते हैं वो फिजिकली बहुत फिट नहीं होते? इज द ऑथर एनीवेयर इंप्लाइंग दैट और अज्यूमिंग इट? भाई ऑथर कह रहा है कि ठीक है, दे माइट बी फिट, हो सकता है कि वो दुनिया के सबसे फिटेस्ट लोग हो, लेकिन चेस खेलने में कोई फिटनेस लग रही है क्या? नो सर। चेस खेलने में कोई आपकी बॉडी की कोई एक्सपर्टीज काम आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो इसलिए मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस डज नॉट मैटर एट ऑल, राइट? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, मतलब अगर मिनिमम फिटनेस लेवल लगा दिया जाए तो चेस और ब्रिज वो भी गेम्स मतलब स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, तो ये भी तो इनवैलिडेट कर सकता है। एक मिनट, ऑथर जो है वो किस चीज की बात कर रहा है? क्या चीज से वो स्पोर्ट बन जाएगा? क्या होना चाहिए उसके लिए स्पोर्ट बनना? फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर दो बहुत ही फिजिकली फिट लोग बैठ के चेस खेल रहे हैं तो क्या ऑथर उसको मान लेगा स्पोर्ट? अगर दो दुनिया के सबसे फिट इंसान बैठ गए और चेस खेल रहे हैं तो विल दी ऑथर से दैट हाँ भाई आओ तुमको ओलंपिक में लेके चलते हैं? ऑथर के लिए लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस इज इमटेरियल टोटली।
यू हैव टू डिस्प्ले सम फिजिकलिटी, वहां पे आपको कुछ फिजिकल करके दिखाना है, तब ऑथर बोलेगा कि हाँ चलो स्पोर्ट्स में आपको इंक्लूड करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस के लेवल्स चाहे कितने भी अच्छे हो या खराब हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। आप थोड़ा सा उसका आर्ग्यूमेंट समझो ना कि फिजिकल फिटनेस के लेवल्स से क्या लेना देना है। अगर आपको बैठ के सिर्फ एक कैट देना ही है किसी को, अगर ये बताओ कि कैट किसी को देनी है जाके वहां पे, तो ठीक है कैट में तो फिजिकल चाहिए भाई, 2 घंटे के लिए बैठना है, छोड़ो, तो गलत एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। बट अगर आपको चेस खेलना है तो दुनिया के ब्रिज खेलना है तो दुनिया के सबसे फिट लोग बिठा दो वहां पे, या 2 कमजोर लोग बिठा दो, क्या फर्क है। तो ऑथर कोई ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि 2 कमजोर लोग बैठ के खेल रहे हैं तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसको, और 2 फिट लोग बैठ जाएंगे तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ऐसा कहाँ बोल रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? मतलब सर मेरा मतलब ये है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो उनका ऑथर का असम्पशन इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ऑथर लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस की कहीं बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा ये बताओ। ऑथर ने कहीं पे अगर लिखा होता कि ये लोग जो चेस खेलते हैं ये बिल्कुल ही फिजिकली अनफिट हैं, इसलिए हमें चेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अगर वहां पे ऐसा लिखा होता, और फिर ये स्टेटमेंट आता कि नहीं इन्होंने अब एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन बना दिया है कि इतने लोग मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल फिट होंगे तो ही होंगे, तो आप कह सकते हो कि हाँ अब ऑथर को अपना व्यू इनवैलिडेट हो गया। ऑथर ने कहा है कि स्पोर्ट्स होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल दिखाना पड़ेगा खेल के कुछ, तो वो फिटनेस हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आप थोड़ा सा उसको डेप्थ में समझो ना बात को, कि फिजिकल फिटनेस से क्या फर्क पड़ रहा है। ऑथर का व्यू क्या है कि स्पोर्ट्स में आपको डिस्प्ले करना है कुछ फिजिकलिटी, तो कितने ही फिजिकली फिट लोग हो अगर वो चेस खेल रहे हैं तो क्या वो आप कुछ आपस में एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि मैं कितना अच्छा शॉट मारा, कितना अच्छा मैंने गोल कर दिया, कितना अच्छा भागा मैं, कितना अच्छा कूदा मैं, दिखा सकते हैं क्या चेस खेलते हुए। तो फिर ऑथर उनको क्यों लेगा स्पोर्ट्स के अंदर, जब ऑथर बहुत क्लियरली कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकलिटी को एट्रीब्यूट मानता हूँ। तो आप उसके फिजिकल उस पर क्यों जा रहे हो कि फिजिकल फिटनेस। ये देखो, द रियल पॉइंट ऑफ स्पोर्ट इज एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एबिलिटीज डज इट मीन कि फिटनेस लेवल? नो। चाहे 2 कमजोर लोग अगर फुटबॉल खेल रहे हो और जो हवा में फूंक मारो तो उड़ जाए, लेकिन अगर वो फिजिकल एट्रीब्यूट कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, तो ऑथर कहेगा हाँ इनको स्पोर्ट बना दो। सर सी कैसे फिर इसका आंसर? इसका आंसर सी कैसे? सी ऐसे है कि अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंक्लूजन, और ऑथर कहता है क्या है, कहता है कि इनको फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो ही हम इनको इंक्लूड करेंगे ओलंपिक में। अब ये स्टेटमेंट आ गया जो कहता है कि नहीं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कितनी कंट्री खेल रही है। ओनली इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ कंट्रीज। दैट मीन्स कि अब वो चाहे ऑथर उसमें फिजिकलिटी लाए नहीं लाए, फिटनेस लाए नहीं लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी कंट्रीज खेलेंगी वो डिसाइड करेगा कि ये स्पोर्ट को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इससे इनवैलिड हो गया असम्पशन। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है ये, इसके जो वर्डिंग वगैरह है वो भी गलत है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मतलब जो है वो है। मतलब इस यू आर राइट एक्चुअली, ये क्वेश्चन का कोई कंस्ट्रक्शन कोई बहुत अच्छा सेंसिबल और लॉजिकल नहीं है, बट जो भी जैसा भी है उसमें ये सी ही फिट बैठ रहा है। और मैंने भी इनफैक्ट as I told you, I had left it in the first instance, फर्स्ट और फोर्थ मैंने छोड़ दिया, लेकिन बाद में मुझे देखने पे लगा हाँ ठीक है, मतलब विद इन द परव्यू ऑफ दिस थिंग इज ओके, बट इट इज अ यूजलेस क्वेश्चन, तो इसलिए इसमें इससे ज्यादा टाइम मत लगाओ। ठीक है, आपको तो हाँ बोलो बोलो। आई थिंक कि अगर मतलब अगर ये प्रूव हो जाए कि फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज का जो डिस्प्ले है उसके बजाय अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपकी फिजिकल फिटनेस है, फिर चाहे आप फिजिकल एबिलिटी मतलब कर रहे हो डिस्प्ले की नहीं कर रहे हो, तो यस वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए उसमें कि आपकी फिटनेस देखी जाएगी और ये नहीं देखा जाएगा कि आप फिजिकली कुछ उसमें करतब करके दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, और ऐसे स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर लिया जाए, तो बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है, चलो आई थिंक हाँ बोलो। वर्ड ओनली लगा हुआ है। हाँ 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 एग्जैक्टली ओनली लगा हुआ। ठीक है, सो वील काइंड ऑफ वाइंड अप हियर। ये लास्ट वाला आप लोग, मतलब इसमें मुझे कुछ लगता नहीं कुछ भी डिफिकल्ट, कोई लगा क्या डिफिकल्ट कोई सा क्वेश्चन इसमें, बताइए। नो सर, लास्ट वाला सही हो गया था। लास्ट वाला सही हो गया था, और जिसने नहीं किया उनको भी मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला कर लेके देख लें। इट्स वेरी इजी, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है।
कि चारों के चारों आपके बन जाने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या लग रहा है, मतलब क्यों गलतियां हो रही हैं और क्यों हमारे जो मतलब इसमें जैसे अब आपने पूरा सर गलतियां जो है सर आरसीज में थोड़ी हो रही हैं मेन आइडिया ग्रैब करने में, मतलब समझने में। ओके, फास्ट रीडिंग की वजह से, किसकी वजह से? फास्ट रीडिंग की वजह से पूरा समझ नहीं आता है, क्योंकि सर कम टाइम पढ़ना होता है, तो मतलब ज्यादा टाइम, थोड़ा सा टाइम का भी स्ट्रेस रहता है। देखो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मॉक्स को खाली वो मत मान के चलो होली ग्रेल, ठीक है। यू शुड लुक एट इट होलिस्टिकली। आपको फास्ट मतलब जैसे आपको कराता हूँ पैसेज सेशन में 4 मिनट 5 मिनट में, वो करने की आदत होनी चाहिए। वो आप करोगे तो धीरे धीरे आपको कैसे उन 4-5 मिनट में से इसमें सेंस बनाना है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास में अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं कि हम 10 मिनट 15 मिनट की लग्जरी अफोर्ड कर सकें। तो यू हैव टू बी एबल टू गेट द एसेंस आउट इन 4 to 5 मिनट्स। वो धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी। देखो वो ऐसा भी नहीं होता है कि आपने 4-5-10 सेशन अटेंड कर लिए तो आपकी स्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा आपको इनको चीज़ों को। और जो जैसे हम करते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसमें थोड़ा सा गूगल करके देख लो कि ये सूट्स कौन आदमी था और ये विटगेंस्टाइन कौन था और ये गेम क्या है। ये मतलब थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करा करो जो हम पैसेजेस करें उसके ऊपर, तो इट विल हेल्प योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपसे पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुई है, बट सर अभी भी स्कोप है सर। कोई बात नहीं, अभी तो देखो यार मैं आपको मतलब मैं तो चलो फिर भी बहुत सारी आप वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे एक भी आदमी को अगर आप चैलेंज करके बोल देना कि यार आप मॉक स्कोर दिखा दो, कोई नहीं, ठीक है। तो क्योंकि कोई नहीं, ये सब चीजें धीरे धीरे देखो करते रहोगे तो अपने आप ही इम्प्रूव होंगी। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये जो कि मतलब बहुत ही कोई टेक्निकलिटी है इसमें। हमने बचपन से रीडिंग नहीं करी है, हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहा है, ना घर पे रहा है, ना लेट्स से स्कूल में, ना एनवायरनमेंट, ना सोशल सर्कल्स में, तो वी हैव नॉट रेड। और जब रीडिंग नहीं करी है और अब हम सडनली इतनी डिफिकल्ट और डेंस लैंग्वेज पढ़ते हैं और जिसमें लेयर्स एंड लेयर तो मीनिंग होते हैं, दीज आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड समथिंग की जो ऊपर लिखा हुआ है वही असली चीज है। उसमें आपको धीरे धीरे अंदर घुसना पड़ता है, कई चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है इस टाइप की चीज़ों में आने में, ठीक है। एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ये 1 या 2 दिन वाली बात नहीं है, इसको आपको जिंदगी भर जारी रखना है, चाहे आप किसी भी करियर में हो, और यही आपको ऊपर लेके जाएगा। ओके, यस, ठीक है, चलो। सो वी विल वाइंड अप राइट नाउ। एनी अदर, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन शूट और थैंक यू सर। यूजुअली ऑलराइट, चलो कल मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर, राइट। थैंक यू सर।